Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. काफी सारे बच्चे मुझसे 2 से 3 तरह के क्वेश्चन मुसलसल कुछ दिनों से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो डिजाइन कर ली जाए। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन जो आजकल पूछ रहे हैं कि सर ये एंड के डेज में प्रिपरेशन कैसे की जाए, सर वो कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी एडमिशन ओपन है, सर वो नस की लास्ट में प्रिपरेशन कैसे करें, सर फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें। हमने आपकी पॉडकास्ट देखी थी और हमें अच्छी लगी थी, फास्ट की है एनईडी की तैयारी कैसे करें, सर वो मेरान के पास पेपर्स अब कब सॉल्व करवाएंगे, या फिर सर दाऊद यूनिवर्सिटी कैसी है, कॉमसेट्स का टेस्ट कैसा होता है, स्पेसिफिकली आईबीएससीएस के लिए बेतहाशा बच्चे परेशान चल रहे हैं। तो भाई आप किस तरीके से लास्ट 25 डेज के अंदर इनकी तैयारी कर सकते हो, एक तो मैं आज की क्लास के अंदर इसको डिस्कस करने वाला हूं। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास तकरीबन हर दूसरा बच्चा पूछता है कि सर वो एप्टीट्यूड के अंदर आता क्या है, सर एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए मेरे पास किन स्किल्स का होना चाहिए, सर किस यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ है, किस यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सर कौन कौन सी एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, क्या आप हमें वो डिस्कस कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड की टिप्स एंड शॉर्टकट्स क्या होती हैं, सर सब्जेक्ट वाइज कोई प्लान है आपके पास, या फिर सर क्या आपका कोई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो भाई मैं इन तमाम चीजों को आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो सिंध बोर्ड के बैठे हुए होंगे उनके बेटा अब जाहिर सी बात है पेपर तकरीबन एंड होने वाले हैं, लास्ट के 2 पेपर्स बचे हैं जो कि ईद के बाद होंगे, तो ऑब्वियसली अब आपके पास टाइम है तैयारी करने का। अगर आपने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी तो इट्स नाउ दी वेकअप कॉल फॉर यू गाइस। सिमिलरली जो बच्चा पंजाब में बैठा हुआ है, जो बच्चा केपी के में बैठा हुआ है, जो बच्चा कश्मीर या बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, तो बेटा आपके लिए अब ये टाइम है कि आपने तैयारी करनी है, किस तरीके से लास्ट 25 डेज को आपने कंज्यूम करना है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप तमाम लोगों ने अपना एक स्केड्यूल डिजाइन करना है। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि देखो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो आपको उसका पैटर्न मालूम होना चाहिए, उसके साथ आपको उसकी डेडलाइन मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटी को कंबाइन किया है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब की है, आप कब तक फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। भाई एनईडी का राउंड 1 ए लेवल्स के बच्चों के लिए जो हो रहा है वो 15 जून को हो रहा है, इसकी डेडलाइन एंड हो चुकी है। मेरान यूनिवर्सिटी की डेडलाइन एंड हो चुकी है, लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर होगा। जीआईकेआई की डेडलाइन एंड हो चुकी है, इसका टेस्ट 4 से 10 जुलाई के दरमियान में होगा। आ खान यूनिवर्सिटी जो एमडी कैट के बच्चे बैठे हुए होंगे बेटा उनका जो टेस्ट है वो 21 जुलाई को आ रहा है। प्याज यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आपके पास जो आ रही थी वो भी एंड हो चुकी है, 30 जून और 21 जुलाई के दरमियान आ रही है। एनईडी के राउंड 2 में अभी भी तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एनईडी के राउंड 2 में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई आ रही है, और एनईडी का जो राउंड 2 आ रहा है वो 5 से 7 जुलाई के दरमियान आ रहा है। तो वो तमाम बच्चे जो उन्होंने अभी तक एप्टीट्यूड को हाथ नहीं लगाया, तो बेटा आपके लिए अब ये वेकअप कॉल है, खुदारा बैठ के तैयारी करना स्टार्ट करो। ईद के बेटा जानवर शानवर सारे बाद में आ जाएंगे, मैं इसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस करूंगा कि भाई आपने तैयारी कैसे करनी है, मगर उससे पहले भाई एक वेकअप कॉल है आपके लिए, खुदारा ये बकरा ईद जिंदगी में बहुत मिल जाएगी, तैयारी आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तो भाई एनईडी का राउंड 2 आ रहा है 5 से 7 जुलाई के दरमियान, और आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट की डेट को आगे नहीं बढ़ाने वाली आपके पेपर की वजह से। नस का नेट फॉर कराची के बच्चों के लिए जुलाई के एंड के अंदर है, वाइल ऑन दी अदर एंड इस्लामाबाद के बच्चों के लिए जून के एंड के अंदर है, सही है ना। आईबीए का राउंड 2 बीबीए वालों के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सोशल साइंसेस के लिए आपके पास आ रहा है 30 जून को। दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट कंफर्म हो गई है, अभी आपके पास 25 अगस्त को दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा। आप फॉर्म अपने 18 जून से भर सकते हो, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो डिजाइन कर दूंगा। फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में आप तमाम लोगों ने मेरी पॉडकास्ट देख ली होगी, आई होप। मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी के जो पाकिस्तान के एकेडमिक्स उनके मैनेजर थे, एजुकेशन के एकेडमिक्स के जो मैनेजर थे, उनसे डिटेल ब्रॉडकास्ट करी थी, जिसके अंदर मैंने एक एक चीज रिसर्च करके उनके पास गया था, उनसे तमाम डाउट्स को क्लियर करवाया था बच्चों के, और वो बहुत डिटेल के अंदर मैंने आंसर करवाया था। तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है 8 से 19 जुलाई तक, और अगेन अभी आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हो। आईबीए के राउंड 2 के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी टेस्ट की डेट आ रही है 21 जुलाई की। यूईटी लाहौर का अब तो रिजल्ट भी आ गया, खैर। सिमिलरली कॉमसेट्स का टेस्ट आपके पास 21 जुलाई को आ रहा है, बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। अगेन आपके पास 4 अगस्त को यूईटी पेशावर का टेस्ट आ रहा है, ईटीए कहलाता है। एमडी कैट का टेस्ट जाहिर सी बात है आपके पास अगस्त एंड से लेकर सितंबर के अंदर होता है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास दिसंबर के अंदर स्टार्ट में होगा। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास देखो कराची स्कूल फॉर बिजनेस एंड लीडरशिप, इसकी डेडलाइन 10 जून थी, आप स्टिल इसको भर सकते हो मेरे नजदीक, और इसका जो टेस्ट आ रहा है बैचलर्स लेवल का 6 जुलाई को आ रहा है। हबीब यूनिवर्सिटी का राउंड 2 आज 2 दिन रह गए बेटा, इसको फॉर्म को लाजमी तौर पर फिल करो। नस के नेट 4 की डेडलाइन भी करीब है, नस के नेट 4 में भी अभी आप अप्लाई कर सकते हो, मेरे ध्यान से निकल गया तो बताना। नस के नेट 4 में भी अभी आप अप्लाई कर सकते हो, 14 जून इज द लास्ट टेस्ट डेट। सिमिलरली डीएचएस सोफा में आप अप्लाई कर सकते हो, आईओबीएम में अप्लाई कर सकते हो, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल ऑफ पाकिस्तान, यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आईटीयू एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, बहुत सारे बच्चे मुझसे आईटीयू की टेस्ट डेट पूछे थे, बेटा आईटीयू की टेस्ट डेट आपके पास आ रही है 27 जून की। आईएसटी की टेस्ट आपके पास जो डेडलाइन आ रही है वो 30 जून की आ रही है। यूनिवर्सिटी की जो आपके पास डेडलाइन आ रही है 15 जुलाई की आ रही है। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 की डेडलाइन आपके पास 15 जुलाई तक की है।
जेबिस की डेडलाइन आपके पास 24 जुलाई तक की है। यूआईटी की, कराची की यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट सेक्टर, 25 जुलाई तक की डेडलाइन है। और आपके पास दाऊद यूनिवर्सिटी की, अच्छा आई एम सॉरी, दाऊद यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आ रही है 21 जुलाई है, और टेस्ट की डेट कंफर्म 11th ऑफ अगस्त है। मैंने यहाँ पे सही लिखी हुई है, 11th ऑफ अगस्त है, सही है ना। बहरिया यूनिवर्सिटी की आपके पास जो डेडलाइन है 1 अगस्त तक की है, और आपके पास टेस्ट डेट 3 अगस्त तक की है। मैंने आपको जानबूझ के तमाम टेस्ट की डेट्स और तमाम डेडलाइंस गो थ्रू करवाए। आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो प्यारे बेटे, मैंने आपको क्यों ये सारी चीज सिखाई थी, अब जरा वापस आ जाओ। क्या रीजन है कि मैंने आपको इस तमाम बातें बताई। देखो भाई, अगर आपने अभी तक टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी ना, तो अगर आप गौर से देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबके टेस्ट के डेट या तो जून के अंदर है मेजोरिटी के, या फिर जुलाई के अंदर है, या फिर ऑब्वियसली कुछ के अगस्त के अंदर आ रहे हैं। मेजोरिटी क्या है, जुलाई के अंदर है। मेजोरिटी क्या आ रहा है आपके पास, जुलाई के अंदर आ रहा है। और आज हम स्टैंड कर रहे हैं 11 जून को, यानी कि 11 जून से लेकर जुलाई तक का आपके पास टाइम है अपनी तैयारी करने का। बेटा आज आपकी वेकअप कॉल है, आज आपकी वेकअप कॉल है तैयारी करने की। अक्सर बच्चों का मेरे मैसेज आता है, सर वो आप जो अपने बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर वो ईद पे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं कभी कभार सर पकड़ के बैठ जाता हूं। बेटा जब ईद के दिन मेरा टीचर मेहनत करने को तैयार बैठा हुआ, अपनी क्लास कंडक्ट करने को तैयार बैठा हुआ, इनफैक्ट जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होते हैं उनको ये बात मालूम है, मैंने उनसे कहा था कि भाई अगर कोई टीचर क्लास नहीं लेगा तो एटलीस्ट मैं क्लास लूंगा अपनी। क्यों क्यों कहा था मैंने, उसके पीछे रीजन है, ताकि कोई बच्चा डिसअपॉइंटमेंट ये फील ना करे कि सर हम तो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और ये सारे मजे कर रहे हैं बैठ के। नहीं, देखो एक चीज जहन में रखो बेटा, ईद जिंदगियों में बहुत मिलेंगी। तुम्हें जिंदगियों में, मेरी दुआ है कि तुम्हें इतनी ईदें मिले, तुम्हारी खुशियां दोबाली हो जाएं। मगर याद रखो बेटा, ये जो टाइम है बहुत कीमती टाइम है। ये जानवर शानवर सारे बाद में आ जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, शिकस्त जो होती है ना बेटा, यतीम होती है, और जो आपकी जीत होती है उसके कई बाप होते हैं। इट इज अ वेरी फेमस कोटेशन इन द इंग्लिश के डिफीट इज एन ऑर्फन वाइल विक्ट्री हैज मेनी फादर्स। इसका मतलब क्या, कभी इसका मतलब समझना बैठ के मैं अक्सर अपने शागिर्दों को मोटिवेट करने के लिए जुमला बोलता हूं। इसका मतलब ये होता है कि यार देखो, तुमने अकेले ही दुनिया की जंग को लड़ना है, और कोई बंदा तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। हाँ, जिस दिन तुमने जीतना स्टार्ट कर दिया ना, तो गली के नुक्कड़ वाले अमजद भाई भी आ जाएंगे मुबारकबाद देने के लिए, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पुत्र, तू कामयाब हो गया जिंदगी के अंदर। हालांकि उन्होंने जिंदगी में तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करा होगा, बल्कि जिंदगी में हमेशा ताने ही मारे होंगे। तुम्हारी फुप्पो ने, तुम्हारी खालाओं ने, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने, सबने सबने तुम्हें ताने ही मारे होंगे। तो भाई तुमने बैठ के खुद से पढ़ना है। याद रखिएगा, ये ईदें बहुत मिलेंगी आपको जिंदगी के अंदर, अपने शादियों के बाद भी मिलेंगी, शादियों से पहले भी मिलेगी, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मिलेगी, इंशाल्लाह हर चीज मिलेगी आपको। मगर ये जो आपका टाइम है ना, इस टाइम के ऊपर स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। देखो मैं कभी आपसे झूठा वादा नहीं करूंगा कि बेटा, मैं आपसे कभी ये नहीं बोलूंगा कि भाई जिंदगी आसान हो जाएगी यूनिवर्सिटी जाके, नहीं ऐसा नहीं होगा। जिंदगी कभी आसान नहीं है। जिंदगी, तुम किसी अच्छी एमएनसी में भी चले जाओगे ना, वहां पर भी बड़ी मुश्किल है। इफ यू गाइस डोंट नो, तो बेटा आई एम मोहम्मद हाशिम ज़िया, आई हैव वर्कड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम as a supply chain engineer in a very third largest MNC of the world. अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद क्या है, मैं आपको एक प्रूवन एक्सपीरियंस बताता हूँ। बेटा किसी भी एमएनसी में चले जाओगे ना, वहां पे भी जिंदगी तुम्हें टफ ही मिलनी है। जिंदगी कहीं पे आसान नहीं होती। याद रखो बेटा, जिंदगी के लम्बे में चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस हैं तभी तो जिंदगी है। अगर चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, तब तो सांस की नाली तुम्हारी बंद हो जाएगी, तब चैलेंजेस खत्म होंगे। मगर उस वक्त भी फिर एक नया अजाब स्टार्ट हो जाएगा। खैर, उसके ऊपर नहीं जाते। कहने का मकसद क्या है कि भाई ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, आज तुम्हारे पास 11th ऑफ जून आ रही है, इस 11th ऑफ जून से लेके ऑनवर्ड्स तुम्हारे पास टाइम पीरियड है तकरीबन जुलाई के स्टार्ट तक का। मैं रफ एस्टीमेट अगर आपको दूं, तकरीबन जुलाई के स्टार्ट तक का। मुझे मालूम है मेरान का टेस्ट जून के एंड के अंदर आ रहा है, थोड़े से चांसेस हैं कि थोड़ा सा टेस्ट आगे बढ़ जाए, बट अगेन मेजोरिटी चांस ये कि एक ही राउंड लेगा मेरान, और जून के एंड के अंदर लेगा। सिमिलरली जो इस्लामाबाद का बच्चा बैठा हुआ है, उसका जो नस का नेट 4 होगा वो जून के एंड के अंदर होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट जुलाई के अंदर है और अगस्त के अंदर है। तो बेटा देखो, अक्सर यूनिवर्सिटीज का टेस्ट जुलाई के अंदर आ रहा है, नहीं तो जून के एंड में आ रहा है। तो आपके पास सिर्फ यही 25 दिन पड़े हुए, इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम भी क्या रखा है, लास्ट 25 डेज प्लान। तो भाई कैसे अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है, किस तरीके से हिम्मतों को जमा करना है। याद रखो, जिंदगी में एक चीज सबसे पहले समझ लो कि बेटा देखो, तुम्हें किसी और की बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है ना कि तुम्हारा भाई बैठ के ऐश कर रहा है, तुम्हारा भाई बैठ के पबजी खेल रहा है, तुम्हारी बहन बैठ के मजे मजे के खाने बना रही है या एंजॉय कर रही है, और तुम नहीं कर रहे, तो भाई इसमें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनकी लाइफ अभी फ्री हो। भाई आपने जिंदगी में बड़ा काम करना है बेटा, तुमने जिंदगी में लीडर बनना है। लीडर बनने के लिए यू नीड टू स्ट्रगल। आपको बहुत दफा पसीने भी आएंगे, बहुत दफा परेशानियां भी होंगी, बहुत दफा आपको खानदान की दावतें भी छोड़नी पड़ेंगी। बेटा छोड़ दो। इस ईद के ऊपर एक अहद करो अपने आप से कि तुम किसी दावत के ऊपर नहीं जाओगे। एक अहद करो कि तुम बैठ के तैयारी करोगे। उसके पीछे रीजन समझो बेटा, कि देखो एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज एप्टीट्यूड। देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जब तक टेस्ट क्लियर नहीं करोगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। भाई सिर्फ पैसे आपके माँ बाप के पास नहीं है। इस मुल्क में कई हजार लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे होते हैं, हर कोई जो है टैक्स बचा बचा के बैठा हुआ होता है।
पैसे हर एक के पास हैं, जब तक आप टेस्ट क्लियर नहीं करोगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे। ये मैंने पाकिस्तान की तमाम जो चीजा चीजा बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, जहां पे पाकिस्तान का ब्राइट माइंडसेट पड़ता है, मैंने उनके नाम रखे हैं। मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं रखा, मैंने इकरा वगैरह का नाम नहीं रखा, मैंने पीएफ कीट वगैरह का नाम नहीं रखा। ये पाकिस्तान के ब्राइट जो आपके बेस्ट माइंडसेट्स होते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, और उस स्ट्रगल को करने के लिए तुम्हें बेटा अपना टाइम देना पड़ेगा। तो अपना सबसे पहले नंबर के ऊपर, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर, लास्ट 25 डेज प्लान के ऊपर अपने सामने एक पेपर रखो, एक पेन रखो, और एक स्केड्यूल को डिजाइन करो। जो कराची बोर्ड का बच्चा बैठा हुआ है, सिंध बोर्ड का बच्चा बैठा है, मुझे पता है तुम्हारे 2 पेपर्स रहते हैं, आई नो दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर, सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने सामने एक कागज और कलम रखो, और एक स्केड्यूल अपना डिजाइन करो। अक्सर बच्चे मुझसे फरमाते हैं कि सर वो स्केड्यूल तो हमसे बनता ही नहीं है, टाइम टेबल तो हमसे बनता ही नहीं है। नहीं मेरे प्यारे बेटे, देखो टाइम टेबल कभी भी दुनिया के अंदर कोई बंदा आपको बना के नहीं देगा। मैं अक्सर देखता हूं कुछ मम्मी डैडी जो बच्चे होते हैं ना, देखो मैं मम्मी डैडी प्यार से कहता हूं अपने शागिर्दों को, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी आदत है इस तरह की बात करने की। मेरे जो शागिर्द होते हैं ना, कभी कभार मुझसे कहते हैं सर आप हमें शेड्यूल बना के दे दें, आप हमें एक शेड्यूल डिजाइन करके दे दें, आप हमें एक टाइम टेबल बना के दे दें। या फिर मैं अक्सर देखता हूं जो मेरे टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, उनसे आके लोग पूछ रहे होते हैं मैं अपना टाइम टेबल शेयर कर दूं। तो अक्सर बच्चा मुझसे मैसेज करता है सर मैं क्या करूं। मैं उसको कहता हूं कि नहीं शेयर करने की नीड, उसके पीछे रीजन समझो। देखो जो टाइम टेबल तुम बनाओगे ना, वो कोई दूसरा नहीं बना सकता। तुम किसी और के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू रफली माई टाइम टेबल, मैं रात के 3 बजे कभी कभार सोता हूं। मैं कल रात भी आईबीए के पास पेपर्स को वीडियो डिजाइन करने में लगा हुआ था। आप बहुत जल्द देखोगे मेरी एक फास्ट की आईबीए की एक प्लेलिस्ट आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने मुझे जान दी, तो मैं जरूर डालूंगा। तो मैं उसके ऊपर वर्किंग करने में लगा हुआ था। मेरी कंसेक्यूटिव ये आजकल रूटीन चल रही है। सिमिलरली हो सकता है आपकी रूटीन ये हो कि आप रात 12 बजे सो जाते हो सकता है आपकी रूटीन ये हो कि आप सुबह 6 बजे उठते हो। कहने का मकसद क्या है, देखो टाइम टेबल हर इंसान का अपना होता है, मुनफरिद होता है। मैं आपको एक रफ टाइम टेबल बताता हूं, उसको फॉलो करने की कोशिश करूं। बेटा देखो सुबह के जो औकात होते हैं ना, ये सुबह के औकात में ऊपर वाले ने बड़ी बरकत रखी हुई है। आप किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, आप एथिस्ट हो क्यों ना, आप साइंस को क्यों नहीं मानते हो, आप इस चीज को साइंसी एतबार से अगर प्रूव करने की कोशिश करोगे, नेट पे जाकर सर्च कर लो। सुबह का जो टाइम होता है ना, सबसे बेस्ट माइंड होता है, आपके आपका फ्रेश माइंड होता है। इसके अंदर हमेशा थ्योरेटिकल लर्निंग किया करो। इसके अंदर बैठ के आप फिजिक्स को कवर करो, इसमें आप बैठ के केमिस्ट्री को कवर करो। वो तमाम बच्चे जो नस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एनईटी के लिए, मेहरान के लिए, दाऊद के लिए, यहाँ पे ऑब्वियसली फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, सही है ना। और जो आपका दोपहर का टाइम होता है, जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते थक जाओ, तो भी सोने की जरूरत नहीं है, आपको रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उकता जाओ, तो उस वक्त कोशिश किया करो मेरे प्यारे बेटे, सब्जेक्ट को चेंज कर लो हमेशा। उस वक्त कोशिश किया करो कि अपने टाइम टेबल के अंदर जो भी आपने उस दिन का एक सब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उसको चेंज करके उसको उठा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नींद आ रही है, अगर आप थकन महसूस कर रहे हो किसी दिन, भाई बहुत दफा ऐसा होता है बच्चा पढ़ पढ़ के उकता जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चा इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख देख के भी थक जाता है। हमारा इतना मासूम सा बच्चा होता है, जनजी जनरेशन का जो बच्चा होता है ना, बहुत मासूम सा बच्चा होता है। वो क्या करता है, वो मैथ करते करते थक गया। अब मैथ करते करते थक गए तो बेटा इंग्लिश का पोर्शन उठा लो। इंग्लिश करते करते थक गए हो तो बेटा फिजिक्स को उठा लो। फिजिक्स करते करते थक गए तो आईक्यू को उठा लो, या केमिस्ट्री को उठा लो। देखो कहने का मकसद क्या है, अपने टाइम टेबल को इस तरीके से डिजाइन करो कि सुबह का जो वक्त हो थ्योरेटिकल लर्निंग का हो, और उसके बाद के जो औकात हो वो ऐसे हो जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें आपको कंटिन्यूसली लिखना होता है। अपने बाद के औकात हमेशा उस चीज के ऊपर रखा करो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर अपने 25 डेज का एक प्लान डिजाइन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आप एप्टीट्यूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है फिजिक्स का। अच्छा सबसे पहले देखो, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की कर रहे हैं, दाऊद की कर रहे हैं, या फिर आपके पास प्यास की कर रहे हैं, जीआईकेआई की कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूं। तो भाई देखो आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, और इंग्लिश भी है, और कुछ केसेस में केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर है, फिजिक्स नहीं है तो स्टैट्स है, या फिर आपके पास आईक्यू का पोर्शन भी आ रहा है। तो भाई 25 डेज के अंदर आपने अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रफली टॉक विद यू गाइस, तो बेटा देखो फिजिक्स के तमाम टॉपिक जो होते हैं ना, तमाम चैप्टर्स, आप किसी भी ईकेट की किताब को उठाओ, किसी भी आप अपने सब्जेक्ट की किताब को उठाओ, उसमें जितने टॉपिक्स आ रहे हैं ना, उनको एक पेपर के ऊपर लिख लो। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता है, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, फिजिक्स के अंदर आपके पास टाइम एंड मोशन भी होता है, फिजिक्स के अंदर आपके पास ग्लासेस रिलेटेड कौन सा टॉपिक था यार, वो आपके पास लाइट एंड मोशन थ्योरी का टॉपिक्स भी होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक भी होता है। बाय द वे आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो भाई आपने तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली केमिस्ट्री या कंप्यूटर के ऊपर जाओ, तमाम टॉपिक्स को बैठ के नोट डाउन कर लो कि भाई ये टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। मेरे केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास ये सब्जेक्ट के टॉपिक आ रहे हैं, केसी केबी के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास 3 स्टेट्स ऑफ मोशन के टॉपिक आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास सिंपल तरीके से वो नीला तोता की इक्वेशन के टॉपिक आ रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक आ रहे हैं। सबको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली जब मैं मैथ्स की बात करता हूं, तो मैथ्स के अंदर आप नोट डाउन कर लो मेरी प्लेलिस्ट को देखते देखते कि भाई सेट्स का टॉपिक आ रहा है, फंक्शंस का टॉपिक आ रहा है, लिमिट्स का टॉपिक आ रहा है, रियल एंड नंबर्स का टॉपिक आ रहा है, उसके अलावा आपके पास मैट्रिसेस आ रहा है, आपके पास सीक्वेंस सीरीज आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, एंड सो ऑन। अपने तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो।
सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर जितने बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे पैसेजेस का टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, ग्रामेटिकल एरर्स का टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस करेक्शन का टॉपिक है, पैसेज रीडिंग का टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपके पास प्रेपोजिशन रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। सेम गोज फॉर द आईक्यू। अब आपने करना क्या है, अपनी यूनिवर्सिटी जो टारगेट यूनिवर्सिटी है ना, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, हमेशा उसको देखते हुए तैयारी करो। अब लेट सपोज आप अगर तैयारी नस की भी कर रहे हो, फास्ट की भी कर रहे हो, एनईटी की भी कर रहे हो, बेटा देखो अब तैयारी करनी कैसे है। अब आप देखो, हमेशा जब कभी आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो ना, तो हमेशा ये चीज जहन में रखो कि भाई आप लेट सपोज नस की तैयारी कर रहे हो, साथ में आप आईबीए की भी तैयारी कर रहे हो या जीआईकेआई की तैयारी कर रहे हो आप, तो भाई याद रखो, अगर आप नस की तैयारी तरीके से करोगे ना, तो आईबीएस सीएस की तैयारी वैसी आपकी हो जाएगी। हाँ, इंग्लिश आईबीएस सीएस की डिफरेंट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अलग तरीके से आप बच्चों को पढ़वा रहा होता हूँ। मेरे पास जो शागिर्द होते हैं प्रॉपर आईबी की फैकल्टी मेंबर, प्रॉपर्ली उनको डिटेल में पढ़ाते हैं, आईबीएस सीएस की प्रॉपर्ली डिफरेंट बैचेस होते हैं उसी फीस के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद क्या है कि देखो, अगर आप नस की टारगेट करो, नस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो बेटा आपकी मेहरान हो गई, एनईटी हो गई, फास्ट हो गई, दाऊद हो गई, आईबीएस हो गई, जीआईकेआई हो गई, प्याज हो गई, ये वैसे ही कवर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप तैयारी कर रहे हो फास्ट की, तो देखो फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास सिर्फ इंग्लिश होती है और मैथ्स होती है और साथ में आईक्यू होती है। तो आपको ये चीज जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, तो भाई साथ में क्या आप और किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो? अगर तो कर रहे हो, तो फिर आपको अलग से उन सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जीआईकेआई, तो जीआईकेआई के अंदर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं। फास्ट में तो सिर्फ मैथ्स और आपके पास इंग्लिश आ रही है, जबकि जीआईकेआई के अंदर आपके पास फिजिक्स का पोर्शन भी आ रहा है। तो क्या करोगे भाई, फिजिक्स को भी फिर आपने तैयारी करनी है प्रॉपर्ली, सही है ना? तो आपने अपना 25 डेज का जो प्लान डिजाइन करना है, उसके अंदर आपने इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि भाई आपने अगर फिजिक्स को टारगेट कर रहे हो, तो फिजिक्स के जितने टॉपिक्स आ रहे हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करो, उनका स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन करो। कि भाई लेट सपोज आपने ये टारगेट करा कि यार आज 11 जून है, 11 जून वाले दिन मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो टॉपिक था, ग्रेविटेशनल फोर्स का, इस टॉपिक को कवर करना है। साथ में मैंने एक छोटा टॉपिक कवर करना है। देखो, एक दिन रखो बड़ा टॉपिक और उसी दिन एक छोटा टॉपिक भी रखो। अब हर सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक है, जिसमें सेंटीमीटर फोर्स वगैरह होती थी ना। और साथ में मैंने एक बड़ा टॉपिक रख लिया, लेट सपोज मैंने रखा नेचर ऑफ साउंड का टॉपिक। ये बड़ा टॉपिक होता है, बड़ा चैप्टर होता है हमारा फिजिक्स के अंदर। तो भाई लेट सपोज मैंने अपना शेड्यूल ऐसे डिजाइन करना है कि यार मैंने एक दिन जो 11 जून का डे है, उसमें फिजिक्स के अंदर मैंने इन दो टॉपिक्स को लाजमी कवर करना है। एक मैंने कवर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को, एक मैंने कवर करना है नेचर ऑफ साउंड को। और फिजिक्स के साथ अब कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लो जिसके अंदर आपको लिखने का काम करना है। क्योंकि देखो, आपका जो सुबह का टाइम होगा, अगर आप सुबह 7 बजे भी उठते हो, तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 या 4 बजे तक अगर आपने इन दो टॉपिक्स को निपटाने में निकाले हैं, तो अब बाकी का जो टाइम है ना, उसके अंदर आप कोई हल्का सब्जेक्ट रखो। लेट सपोज आप मैथ्स को रख लो, मैथ्स के अंदर आप कोई टॉपिक उठा लो सीक्वेंस सीरीज का, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन का, आप उठा लो इंटीग्रेशन का, आप उठा लो डेरिवेटिव का, एक टॉपिक आप यहां से उठा लो। इससे फायदा क्या होगा, आपका एक कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। तो अगर मैं अपनी बात को बहुत तरीके से डिफाइन करूं, तो 25 डेज प्लान के अंदर मैंने आपसे क्या कहा, देखो 25 डेज प्लान आपको बहुत तरीके से बनवा रहा हूं, बात समझो। मैंने क्या कहा कि देखो, अपना लेट सपोज आज 11 जून है, तो भाई आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को एक जगह के ऊपर लिख दिया। आपने सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पास बुक के अंदर, आपने सारे लिख दिए। आप किसी भी एप्टीट्यूड किताब को उठा लो, भाई सबने एक दूसरे को छाप के रखा होता है। आप किप्स को सॉल्व करना चाह रहे हो, किप्स को करो। आप अनीस को करना चाह रहे हो, अनीस को करो। आप मेरी किताबों को सॉल्व करना चाह रहे हो, मेरी किताबों को करो। आप वही बातों को फॉलो करते हो, वही बातों करो। आप डोगर्स करना चाहते हो, डोगर्स करो। आप वाइटल करना चाहते हो, वाइटल करो। आप ग्रेड्स करना चाहते हो, ग्रेड्स करो। आप स्टेप्स करना चाहते हो, स्टेप्स करो। आप फंक करना चाहते हो, फंक करो। आप किसी भी किताब को उठा लो, आपने एक जगह फिजिक्स के तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया। आपने, अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के तमाम टॉपिक्स को एक जगह पे नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली मैथ्स के तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली इंग्लिश के तमाम टॉपिक्स को एक जगह पे नोट डाउन कर लिया। अब अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि लेट सपोज तुम्हारे पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक मंडे आ गया, एक ट्यूसडे आ गया, एक वेडनेसडे आ गया, एक थर्सडे आ गया, एक फ्राइडे आ गया, फिर सैटरडे संडे आ गया। अब देखो, अपने जो टेस्ट, अपने जो दिन है ना, उनको ऐसे जरा बांटो कि भाई तुम्हारे पास हर दिन एटलीस्ट दो दो सब्जेक्ट्स आए। अब जिस सब्जेक्ट में तुम सबसे ज्यादा वीक हो, उसको ज्यादा टाइम दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो कोशिश करो कि 3 या 4 दिन उस सब्जेक्ट को दो जिसमें तुम ज्यादा वीक हो। लेट सपोज अगर आप फिजिक्स के अंदर ज्यादा वीक हो, तो कोशिश करो हफ्ते के जो 3 दिन है वो फिजिक्स को दो। फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे वाला दिन फिजिक्स के 2 चैप्टर्स के लिए रखा, जैसे मैंने आपको बताया मंडे वाले दिन आपने 2 चैप्टर्स रखे फिजिक्स के। एक आपने लिया बड़ा चैप्टर, जैसे नेचर ऑफ दी साउंड का जो टॉपिक है ना, साउंड एंड मोशन वाला, वो बड़ा टॉपिक है। आपने उसको रख दिया कि भाई मैं मंडे वाले दिन इसको कवर करूंगा, और इसके साथ आपने एक छोटा टॉपिक रख दिया। लेट सपोज जो पहला चैप्टर होता है फिजिक्स की किताब का, आपने उसको रख दिया कि जिसके अंदर आपके पास सिंपल डेरिवेशंस बेस वो होती थी ना आपके पास, क्या कहलाता था उसको, साइंटिस्ट वगैरह के नाम होते थे। आपने उस टॉपिक को रख दिया फॉर एग्जांपल। आसानी से देखो, हमेशा आसान चीज से आगाज करोगे तो आपके लिए राह हमवार हो जाएंगी। अक्सर मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है कि सर वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा सिलेबस, सर वो मैं पढ़ने बैठता हूँ समझ में नहीं आता, रोना आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता।
देखो, इट्स समथिंग दैट रियली मैटर्स इन एवरीवन लाइफ। यानी कि यार मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता अपना काम करने का, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूं, मेरा कभी कभार बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि यार मैं सुबह उठ के जो है ना, मोटिवेशन कभी और खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात में अगर आपको बताऊं ना, बहुत सारी उसके पीछे रीजंस होती हैं, मुल्क के हालात भी होते हैं, पॉलिटिकल हालात भी ऐसे होते हैं, माशी हालात भी ऐसे होते हैं मुल्क के, कि यार आपका दिल नहीं चाहता, आपकी फैमिली के अंदर हो सकता है कोई इशू चल रहा हो, यार आपका दिल नहीं चाहता कभी कभार पढ़ने का। मैं इस चीज को बिल्कुल समझ सकता हूँ। मैं आप ही की बेटा, आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ तो अपने बच्चों से बड़ा इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे इसका बड़ा आइडिया होता है कि यार होता है, नॉर्मल सी बात है, जिंदगी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान हर वक्त स्माइल करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के मसले मसाइल होते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको जाहिर नहीं करते, बट बेटा हो सकता है उनके घरों में आपसे ज्यादा मसले मसाइल हो। कहने का मकसद क्या है, इट इट हैपेंस समटाइम्स यार, आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता पढ़ाई करने का। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आ जाए ना, तो कोशिश करो जो सबसे आसान चीज तुम्हें लगती है ना, सबसे आसान जो तुम्हें जो भी टॉपिक, जिस सब्जेक्ट का सबसे आसान लगता है, उसको कवर कर लो उस टाइम के अंदर। ताकि जब तक तुम्हारा वो फेज, बुरा फेज चल रहा है ना, उस फेज के अंदर तुम्हारा टाइम एटलीस्ट जाया नहीं होगा। तो मेरी कोशिश भी ये होती है कि यार अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा वक्त आ रहा हो ना कि यार मुझे लगता है यार मुझसे कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, तो मैं उठता हूँ, उठने के बाद यार जो भी मेरी फिजिकल, मुझे अगर कोई एक्सरसाइज करनी है, कोशिश करता हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ। उसके बाद मैं जो भी मुझे लगता है ना सबसे आसान चीज है उस पर काम करना, उस पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। चाहे वो बेशक मुझे कोई पोस्ट बनाना ही क्यों ना हो, चाहे मुझे कोई इंटरेक्शन किसी बच्चे से करना क्यों ना हो, मैं वो करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे लगता है यार ये सबसे आसान है, मैं इसको एटलीस्ट भी कर लूंगा, मेरा टाइम एटलीस्ट जाया नहीं होगा। चाहे मैं कॉन्टेक्ट ही क्यों ना सेव कर लूं, चाहे मैं किसी से मीटिंग ही क्यों ना कर लूं। कहने का मकसद क्या है कि देखो, आपका ये जो फेज होता है ना, हर इंसान की लाइफ में आता है कि यार कभी कभार बिल्कुल दिल नहीं चाहता कुछ करने का। जब दोस्त आगे बढ़ रहे हो, जब नाकामियां मिल रही हो, जब घर वाले प्रेशराइज कर रहे हो, जब घर वाले ताने दे रहे हो, कुछ करने का दिल नहीं चाहता, उस वक्त कोशिश किया करो सबसे आसान सब्जेक्ट को उठाओ। जैसे मैंने आपसे कहा, अपने शेड्यूल के अंदर रखो एक दिन में दो सब्जेक्ट को निपटाना, फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। फिजिक्स के साथ कोशिश किया करो, अगर फिजिक्स उठा रहे हो तो फिजिक्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो कोशिश करो फिजिक्स के लिए आप टाइम रखो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 या 4 बजे तक का, और इसके अंदर आप दो चैप्टर्स को निपटाओ। अगर नेचर ऑफ साउंड्स को आपने एक मुश्किल टॉपिक लिया है, तो साथ में एक छोटा टॉपिक ले लो, जैसे मैंने आपसे कहा था साइंटिस्ट वाला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर आप बेसिक डेरिवेशन वगैरह होती हैं। और साथ आप मैथ्स का एक टॉपिक उठा लो, मैथ्स का सिर्फ एक चैप्टर उठा लो, मोर देन इनफ है ना। अच्छा, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे फिजिक्स भी इन्वॉल्व होगी, केमिस्ट्री भी होगी। जो सिर्फ आईबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको अलग से बताता हूं बेटा आपने क्या करना है। अच्छा, मैथ्स के अंदर आप लेट सपोज उठा लो सीक्वेंस सीरीज को, या फिर आपको कोई और टॉपिक लगता है आसान जो आपको करने का दिल चाह रहा है, आप मैट्रिसेस पहले कवर कर लो। तो बाकी का जो टाइम है ना दिन का हिस्सा, उसमें मैथ्स की सॉल्विंग कर लो। देखो, कभी भी जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते थक जाओ ना, तो फिर अपने ऊपर जोर मत डाला करो पढ़ने के लिए। अक्सर बच्चों की मैं गलती देखता हूं, जो अक्सर लोग ये गलती कर रहे होते हैं ना, कि यार वो एक कभी कभार सब्जेक्ट से उकता जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं या केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ्स करते करते थक जाते हैं यार, दिमाग थक जाता है, नहीं दिल चाहता, इनफैक्ट आसान आसान सॉल्यूशन भी गलत हो रहे होते हैं। तो उस वक्त फिर कोशिश करो कि यार उस चीज को छोड़ दो, किसी और चीज को कवर कर लो। उस वक्त फिर इंग्लिश को देख लो थोड़ा सा, उस वक्त थोड़ा सा आईक्यू को देख लो, उस वक्त थोड़ा सा आप बेसिक मैथ्स को देख लो, टेबल्स याद कर लो बेसिक से। सही है ना, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईटी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ होता है और एक प्याज में कैलकुलेटर अलाउ होता है। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई टेबल्स याद कर लो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, मैं टेबल्स का जो है ना एक शीट डाल दूंगा, चीट शीट, उसमें मैंने 20 तक के टेबल्स रखे हुए हैं, अंडर रूट्स रखे हुए हैं, बेसिक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स रखे हुए हैं, उनको याद कर लो बैठ के। इससे फायदा क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी बेटा, रिमेंबर दिस थिंग। इससे फायदा क्या होगा, आपको बेतहाशा आसानी मिलेगी, और आपका बहुत सारा जो काम होगा ना, वो बहुत इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला जो काम आपने करना है ना, ये लाजमी तौर पे करना है। अक्सर बच्चे इसको समझते नहीं है, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। वो करते क्या है, 24-24 घंटे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं। अरे भाई, 24 घंटे जो आइंस्टाइन होगा ना, वो भी नहीं पढ़ सकता एक सब्जेक्ट को। भाई तुम आइंस्टाइन की औलादे नहीं हो, तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज समथिंग जो आपको एस करना है। जब आपको एप्टीट्यूड को एस करना है ना, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बेटा एप्टीट्यूड एक नॉर्मल बच्चा एस करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत बड़ा ऊंची दिमाग का बच्चा है, जरूरी नहीं है कि एस करे। नॉर्मल बच्चा भी इजीली एस कर सकता है। भाई नॉर्मल बच्चा भी आईबी में एडमिशन ले सकता है, फास्ट में ले सकता है, नस में ले सकता है, एनईटी में ले सकता है। आपने बस अपने टाइम को बहुत कैटेगोरिकली, बहुत इंटेलिजेंटली मैनेज करना है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 24 घंटे एक ही सब्जेक्ट को लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है पढ़ते पढ़ते उकता जाओगे। फिर एक वक्त आएगा कि आपको कोई नई चीज याद नहीं हो रही होगी, कोई नई चीज समझ में नहीं आ रही होगी, आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तो ऐसा कभी भी जब मोमेंट आए ना, तो कोशिश क्या करो, सब्जेक्ट को स्विच कर लो, कोशिश क्या करो सब्जेक्ट को चेंज कर लो, आप मैथ्स की सॉल्विंग कर लो। क्योंकि मैथ्स में तो कंटिन्यूसली लिखने का काम होता है, तो मैथ्स करने के ऊपर चले जाओ। या फिर केमिस्ट्री के थोड़े से न्यूमेरिकल्स को देख लो, या फिर इंग्लिश को देख लो, जो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको देख लो। सही है ना। इसी तरीके से आपने लेट सपोज फिजिक्स आपकी सबसे वीक है, तो आपने 3 दिन फिजिक्स को दे दिए। फिर बाकी के जो 2 दिन आपके पास, यहाँ पे 3 दिन आ रहे हैं ना, लेट सपोज आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री को इक्वली टाइम
टाइम देना चाहिए। अभी जो 3 दिन आ रहे हैं ना, इसके अंदर मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर लेट सपोज आपको लगता है केमिस्ट्री भी आपकी नॉर्मल है, केमिस्ट्री भी इतनी खास नहीं, तो इन 3 दिनों को केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए रख दो, या फिर केमिस्ट्री के साथ आप मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री के साथ आप क्या ले लो, मैथ्स ले लो। आप अगेन हर दिन मैथ्स का एक एक चैप्टर भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। एक टॉपिक कवर कर लो, मोर देन इनफ है। आराम से 22 डेज के अंदर आपकी तैयारी पूरी हो सकती है, सही है ना। 20-25 डेज के अंदर पूरी मेरी प्लेलिस्ट कवर हो सकती है, पूरी मेरे तमाम लेक्चर्स लाइव क्लासेस में कवर हो सकते हैं। 22 डेज आर मोर देन इनफ। तो भाई केमिस्ट्री को आपने कवर अप करना स्टार्ट कर देना, सही है ना। साथ साथ आप मैथ्स को कर लो, या फिर जहां पे आपको लगता है कि आप उकता रहे हो तो वहां पे आप इंग्लिश को उठा लो। और संडे वाला दिन कोशिश करो कंप्लीट डे इंग्लिश को दो। अक्सर बच्चों का जब मैं नस का रिजल्ट देखता हूं ना, उसके अंदर वो जो मात खाते हैं वो केमिस्ट्री में खाते हैं। मैं आपको एक बड़े अच्छे बच्चे का रिजल्ट दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नॉट आकिब अली, आकिब अली का नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, अब्दुल मुइज यहाँ पे होगा। अब्दुल मुइज का जब ये बच्चा मेरे पास आया था ना, इसका क्या स्कोर था मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये बच्चा मेरे पास ये रहा, ये देखो भाई, ये अब्दुल मुइज का स्कोर है नस का। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ उसके पीछे रीजन समझिएगा। कि देखो इस बच्चे ने आईक्यू को टाइम ही नहीं दिया था, इस बच्चे ने मेजोरिटी टाइम किसको दिया, मैथ्स को। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे का मैथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नंबर होते हैं, मुझे मैथ्स की कभी शिकायत नहीं होती। मेरा जो शागिर्द होता है ना बैच का, वो मैथ्स में टॉप पर के आता है। तो भाई मैथ्स में देखो 60 नंबर है, फेस में कितने, फेस में 42 है, अबव एवरेज है, वेरी गुड है। केमिस्ट्री में देखो 17 नंबर है, इंग्लिश में देखो 12 नंबर है, इंटेलिजेंस में देखो 3 नंबर है। यानी कि देखो मेरे प्यारे बेटे, इसमें से सारे अपने नंबर गवा दिए। 60 और 42, देखो कितना अच्छा इसका स्कोर था मैथ्स का और फिजिक्स का। अगर ये जस्ट 3 3 4 4 नंबर भी जो है ना ज्यादा ले लेता, इंटेलिजेंस के अंदर अगर ये सिर्फ 8 नंबर ले लेता, इंग्लिश के अंदर ये कुछ नहीं तो 15 नंबर भी ले लेता, मोर देन इनफ था। और केमिस्ट्री के अंदर भी अगर ये 4 5 नंबर स्कोर कर लेता, तो उसका आराम से 145 का स्कोर था, आराम से 145 का स्कोर था। मैं मानता हूँ फिजिक्स में कम है, बट चलो फिजिक्स में अब एवरेज नंबर है, मैं जाने देता हूँ। बताने का मकसद क्या है कि देखो इसने यहाँ पे लैग करा हुआ है। और बिलीव मी, इस बच्चे ने जब मेरी बात को माना, ये इसका नेट 1 का स्कोर है। जब इसी बच्चे ने मेरी बात को माना, तो मैं आपको इसका दूसरा स्कोर दिखा देता हूं, जो इसने मुझसे पढ़ के दूसरा स्कोर दिया था। इसका भी सेकंड स्कोर देखो, इसका सेकंड स्कोर है अब्दुल मुइज का। नाम देख लो बेटा, नाम देख लो, रोल नंबर देख लो, सेम बच्चा है। तो अब देखो इसका केमिस्ट्री में कितना आया, 22 आया, इंग्लिश में कितना आया, 15। मैंने तो खैर देखा भी नहीं था, मैंने अंदाजन कहा था 15 होने चाहिए, तो एटलीस्ट 15 इज अ गुड नंबर इन इंग्लिश। तो देखो इसके 15 हो गए। क्योंकि देखो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं ना, मैं इसी गलतियों को, इस माशरे की गलती को मैं बच्चों को बताता हूं कि भाई देखो मेरे प्यारे बेटे, आप फिजिक्स के ऊपर या मैथ्स के ऊपर बहुत टाइम दे देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें तो मैक्सिमम ले लेते हो, मगर इसका नेट इंपैक्ट क्या होता है, इसका नेट इंपैक्ट होता है आपके पास कि आप बाकी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स गवा देते हो। तो आपने बाकी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है भाई। आप लेट सपोज अगर आपको लगता है कि भाई फिजिक्स और मैथ्स को 2 2 दिन देने चाहिए, 2 दिन दे दो, मगर बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वली टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपने पास रखो। ये देखो भाई, ये अब्दुल मोइज है, जिसके ऊपर 130 का स्कोर था, इसने नेट 2 में फिर 154 का स्कोर किया था, और इसको आराम से एचटोल कैंपस मिल रहा होगा इंशाल्लाह ताला। बड़ा बेहतरीन एक बच्चा है। इसी तरीके से मेरे पास एक और शागिर्द भी था, अब्दुल्ला अकील। अब्दुल्ला अकील ये रहा, सेम काम इसने किया था, सेम काम इसने किया था कि देखो इंग्लिश के अंदर इसका स्कोर कम था, खैर इसने बाद में इसका स्कोर 150 प्लस हो गया था, इसने मेहनत करी थी, क्योंकि इसका मैथ्स में भी खैर अबव एवरेज था इसका स्कोर ना। इसका गुड स्कोर नहीं है, गुड स्कोर होता है मैथ्स के अंदर 60 प्लस का, सही है ना। तो ये अब्दुल्ला अकील साहब आ रहे हैं, इन्होंने नेट 1 दिया था, नेट 1 में 140 लेकर आए थे। मेरे पास इनका दूसरा स्कोर भी अवेलेबल नहीं है, मुझे मिलते तो वो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में कहीं पे। तो देखो इन्होंने नेट 1 के अंदर क्या किया था, फनकारी मारी थी, 53 लेकर आ रहे हैं, चलो ये फिर भी सही है, जायज है, मैं जाने देता हूं। तो इन्होंने फेस के ऊपर पूरा कर लिया है। मगर देखो उन्होंने गलती क्या करी है, इन्होंने इंग्लिश के ऊपर भड़ मारा है, इंग्लिश के ऊपर भड़ मारा है इन्होंने, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो इंग्लिश में उन्होंने बिलो एवरेज नंबर लिए हुए हैं। अब 10 नंबर जो है ना बिलो एवरेज नंबर है, यानी कि आप ये समझो कि अगर 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन है, तो उसमें से हाफ नंबर लिए, जस्ट पास हुआ ही इंग्लिश के, जस्ट पास को मेरे नजदीक। तो यहाँ पे 4 5 नंबर शॉर्ट है। सिमिलरली मैथ्स के अंदर 3 4 नंबर शॉर्ट है। तो भाई कहने का मकसद क्या है, कुछ बच्चे करते क्या है, किसी एक सब्जेक्ट को टाइम दे देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिमिलरली मैं चाहूं तो आकिब अली का स्कोर भी दिखा सकता हूँ, नक्स का नेट 2 का मेरा बच्चा था, इसका नक्स का नेट 2 में 156 का स्कोर था। रोल नंबर देख लो, प्रूव्ड है, सही है ना। और नेट 3 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसने 159 का स्कोर किया था। बिलियन शागिर्द, बिलियन शागिर्द। अगेन इसके अंदर इसने भी भड़ा मारा हुआ था, इसको मैंने अच्छा खासा मैंने बातें सुनाई थी कि देखो बेटा तुमने हरकत क्या करी है। इसने मैथ्स के अंदर 73 ले लिए, मगर इसने इंग्लिश के अंदर कम नंबर लिए। इंग्लिश में 10 नंबर है, उसके केमिस्ट्री में भी कम नंबर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मगर खैर अब तो नेट 4 नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 159 इज दी बेस्ट स्कोर जो कि पॉसिबल ये लेकर आया। मैंने इससे कहा था कि नेट 4 भी दो। आपको बताने का मकसद क्या है, देखो मैं सारी स्टोरीज क्यों सुनाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कहानियां क्यों बताता हूँ। भाई मुझे काफी सारे बच्चे याद रह जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उन बच्चों की स्ट्रगल्स आपसे शेयर की जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन बच्चों की बात आपसे इसलिए शेयर करूं कि भाई ये आपके जैसे बच्चे हैं। इनमें से बहुत से बच्चे कोई कस्बे में बिलोंग करता है, कोई गांव से बिलोंग करता है, कोई लाहौर से बिलोंग करता है, कोई कराची से बिलोंग करता है, जो अब्दुल्ला अकील है भाई दबे सऊदी अरब के अंदर रहता है। तो भाई कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से बिलोंग करता है, आपके जैसे बच्चे हैं, कोई अलग से कोई आसमान से उतरे बच्चे नहीं है, सही है ना। कोई आसमान से उतरे बच्चे नहीं, आपके ऐसे बच्चे हैं।
तो भाई मेरी सिंपल सी एडवाइस क्या है 25 डेज प्लान के ऊपर। देखो 25 डेज प्लान कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि आपने टाइम टेबल क्या फॉलो करना है। आपने टाइम टेबल अपने बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज को देखते हुए फॉलो करना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर वीक हो। आपने देखना है कि भाई अगर आप मैथ्स के अंदर बेतहाशा वीक हो तो कोशिश करो फिर मैथ्स को ज्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स बहुत खराब है तो आप फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि यार सारे सब्जेक्ट्स ही ऑन एवरेज हैं तो फिर मेरे टाइम टेबल को फॉलो कर लो उस सूरत के अंदर कि फॉर एग्जांपल हफ्ते के अंदर आप 3 दिन कम से कम आप दे दो फिजिक्स और मैथ्स को। आप 2 दिन दे दो अपने पास केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन जो आ रहा है वो कम आ रहा है ना। तो आप 2 दिन दे दो अपने पास केमिस्ट्री और मैथ्स को, और बाकी के 2 दिन दे दो आप इंग्लिश मैथ्स और आईक्यू को, जो बच्चे नस की तैयारी करने उनके लिए। वाइल ऑन दी अदर हैंड वो तमाम बच्चे जो फास्ट के अंदर अप्लाई करेंगे या वो तमाम बच्चे जो आईबीए के अंदर अप्लाई करेंगे, तो बेटा आपके लिए भी एक शेड्यूल बता देता हूं कि भाई देखो फास्ट हो या आईबीए हो, यहां पे आती है सिंपल, क्या आती है बेटा, मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है। तो आपके पास तो काम ही दो है ना, आपने करना ही क्या है मैथ्स और इंग्लिश, और आईक्यू जाहिर सी बात है फास्ट साइड पे आती है। आईबीए में ऑल दो आईक्यू का पोर्शन अलग से नहीं होता, बट बेसिक जो सीक्वेंसेस होती है, जो सीरीज होती है, वो सारी आईबीए साइड पे भी सीक्वेंस सीरीज के ऊपर आ रही होती है, नॉर्मल सी बात है। तो भाई आपने क्या करना है, आपकी कंडीशन क्या होंगी, आप भी अगेन सुबह 7 बजे उठो। देखो सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कि भाई सुबह से उठ के मैथ्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैथ्स करते करते जब दोपहर 2 बजे तक थक जाओ तो लाजमी तौर पे सब्जेक्ट को चेंज करो। रिमेंबर दिस थिंग, आईबीए साइट के ऊपर इंग्लिश बहुत टफ आती है। तो तमाम बच्चे जो आईबीए में अप्लाई कर रहे हैं, भाई मेरे बैच के बेतहाशा बच्चों का आईबीए में एडमिशन हुआ था, मैं आपको उनकी शक्लें भी दिखा देता हूँ। मेरे पास काफी सारे बच्चों का मैंने नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, बट ये मुनीर तारिक, ही वाज फ्रॉम माय बैच नंबर 1। आफ्ताब अहमद, ही वाज फ्रॉम माय बैच नंबर 2। देन मेरे पास सना मुनीर थी, बैच नंबर 1 की बच्ची थी। मेरे पास बेतहाशा ऐसे बच्चों के रिजल्ट हैं, जो आप मेरे अगर यूट्यूब की कम्युनिटी के ऊपर भी जाओगे ना, आपको बेतहाशा बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। बताने का मकसद क्या है, देखो इन तमाम बच्चों ने मेरी सिर्फ एक बात पे अमल किया था कि भाई आपको आईबीए साइट के ऊपर आपको क्या काम करना है, नेगेटिव मार्किंग आईबीए में नहीं है, फास्ट में है। तो भाई आपने आईबीए के अंदर आपने अपना ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि भाई आपने 45 क्वेश्चंस में से ऑन एवरेज 27 क्वेश्चंस को हर सेक्शन में करेक्ट करना है। सही है ना, 27 क्वेश्चंस को एवरेज आपने लाजमी करेक्ट करना है। मैं भी आईबीए के पास पेपर्स के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो प्लेलिस्ट आ रही होगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। मगर रिमेंबर दिस थिंग, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो होता है आईबीए की इंग्लिश। आईबीए की इंग्लिश हेल एक्सपेंसिव है, हेल आपके पास जो है ना मुश्किल होती है। कहने का मकसद ये कि इट इज हेल टफ, यानी कि भैया उसको आपने प्रॉपर्ली तैयार करना है। उसके लिए कोशिश करो कि रोज सुबह उठ के एक काम लाजमी करो। सिंस आई एम आल्सो एन आईबी ड्रॉपर, तो आई कैन गाइड यू इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर के बेटा देखो आईबी की इंग्लिश को तैयार करने के लिए हमेशा रोज सुबह उठ के डॉन न्यूज़पेपर को लाजमी पढ़ो। आप पे घर पे अगर डॉन का न्यूज़पेपर नहीं लगा हुआ तो नेट पे जाके ऑनलाइन पढ़ लो, एक्सप्रेस को, ट्रिब्यून को, डॉन को लाजमी पढ़ो। इससे क्या होगा, आपकी पैसेज रीडिंग की स्किल इंक्रीज होगी। अगर आप में से कोई नस का फास्ट का एनईडी का बच्चा सुन रहा है तो मैं आपके लिए भी बताऊंगा बेटा, अगर आपने मेरी बातों पे अमल कर लिया ना, आपके लिए एनईडी की इंग्लिश, नस की इंग्लिश चुटकी बजाने का काम होगी। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने अपना आईबीए का टेस्ट एस करा था, उसके बाद जब मैं एनईडी के टेस्ट में बैठा था ना, मुझे लगा था बच्चों वाला टेस्ट है। मतलब इंग्लिश कुछ इंग्लिश ही नहीं थी वो, मतलब वो इंतहाई बेकार इंग्लिश थी जो आईबी की इंग्लिश होती है उसके मुकाबले के अंदर। अगेन उसकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, मगर आईबी की इंग्लिश का लेवल ही डिफरेंट होता है। वो कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे मगर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। आई एम सॉरी बट द पॉइंट इज दैट आई एम जस्ट हियर टू कन्विंस यू गाइस कि बेटा देखो मैं भी आपकी जैसा इंसान हूं, मेरी कोशिश होती है अपने बच्चे को मोटिवेट करने की, सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई देखो डॉन का न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून को पढ़ो, न्यूयॉर्क टाइम को पढ़ो, जिसको भी पढ़ना है पढ़ो, मगर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए लाजमी एक न्यूज़पेपर को पढ़ो। इसके अलावा आईबी की इंग्लिश के अंदर एक नई चीज अब आती है, पोइट्री। तो भैया इसके लिए वो तमाम बच्चे जो मेरे बैच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मैंने एक स्पेशल आईबी की फैकल्टी मेंबर को हायर किया है और वो प्रॉपर्ली आपकी इंग्लिश की क्लासेस को ले रहे हैं। तो वो तमाम बच्चे जो बैच वाले हैं भाई, आपके लिए मैंने प्रॉपर्ली काम करा है। जो बच्चे बैच वाले नहीं भी हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो इंग्लिश का मैंने आईबी का तमाम मटेरियल डाला हुआ है, आप उसको वहां से भी कवर कर सकते हो। बट अगेन बैच में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, पास पेपर्स वगैरह सारे कवर होते हैं। इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स, इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फास्ट, इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए, कॉमसेट्स, यूईटी, प्याज, जीआईकेआई, एनईडी। तो भाई बैच में सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपके बैच में आने का फायदा क्या है। भाई बैच में आने का फायदा ये कि आपके तमाम पास पेपर्स कवर हो रहे होंगे, आपके यूनिवर्सिटी वाइज पास पेपर हम कवर करवा रहे होते हैं, आपको डाउट सॉल्विंग का एक प्रॉपर एक्सेस शामिल होता है, आपको प्रैक्टिस जोन पूरी पूरी शामिल होती है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेटा आपको पास पेपर का आपको एक्सपोजर मिलता है। जो रीसेंट पेपर्स आते हैं मैं हमेशा उनको डिस्कस करता हूं क्लास के ऊपर, हर टॉपिक के साथ मैं डिस्कस करके पढ़ा रहा होता हूं, सबसे बड़ा फायदा ये होता है। सिमिलरली जो मेरी इंग्लिश की टीम होती है, जो स्पेशली बच्चे आईबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर्ली उनका बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है। अगर वो बैच में आएंगे तो बेटा वो ना सिर्फ बाकी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ वो स्पेशल आईबी की क्लासेस को ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्ली उनकी इंग्लिश की क्लासेस होंगी, जिसमें उनकी प्रॉपर्ली इंग्लिश के पास पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, मैथ्स की कंप्लीट तैयारी होगी एंड सो ऑन। तो कहने का मकसद ये कि सेम गोज फॉर दी फास्ट, कि भाई आपने करना क्या है,
आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, 7 बजे से लेके 2 बजे तक आप कोशिश करो मैथ्स को अगर सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश को कर लो, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप कर लो। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को स्विच कर लो। अगर आप पहले मैथ्स कर रहे थे, इंग्लिश में चले जाओ, इंग्लिश कर रहे थे, मैथ्स में चले जाओ। कहने का मकसद क्या है कि भाई जिस सब्जेक्ट को भी आप टाइम दे रहे हो ना, आपने, जब आप थकने लग जाओ तो अगेन आपके लिए भी वही एडवाइस है कि भाई आप आइंस्टाइन की औलाद नहीं हो। आप 24 घंटे एक ही किताब को पकड़ के अगर खड़े रहोगे ना, उसको कोई फायदा नहीं हो, बेकार चीज है। उससे बहुत बेहतर है कि भैया अगर आप 12 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर बैठ के थक गए किताब को देखते देखते, तो भाई किताब स्विच कर लो ना, किताब चेंज कर लो। हो सकता है तुम्हारा जहन खुल जाए उसके ऊपर। अक्सर बच्चे इस बात को समझते नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक किताब को लेकर बैठे रहेंगे कि सर मैं तो इसको बैठ के कोशिश कर रहा हूं सॉल्व करने की। अरे भाई अगर नहीं सॉल्व हो रही तो भाई सब्जेक्ट चेंज कर लो ना अपना। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे उस वक्त तुम्हारा जहन नहीं ओपन हो रहा, सब्जेक्ट चेंज कर लो। मगर उस चीज को लेकर ना बैठे रहो। तो ये मेरी तरफ से 25 डेज प्लान है तमाम बच्चों के लिए। अच्छा ये बात तो मैंने कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर अब चलते हैं। भाई एप्टीट्यूड को एस करने की स्ट्रेटेजी क्या है? एप्टीट्यूड को एस करने की स्ट्रेटेजी है प्रॉपर तैयारी करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉपर तैयारी। प्रॉपर तैयारी विद शेड्यूल। अक्सर लोग जो मुझसे कहते हैं टाइम टेबल, देखो टाइम टेबल कोई टीचर आपको बना के नहीं दे सकता। मैं आपको एक एक रफ एस्टिमेट टाइम टेबल दे सकता हूं, बट अगेन टाइम टेबल आपने डिजाइन करना है। टाइम टेबल हर इंसान अपने अंदाज से बनाता है। तो भाई आपने एक आसान तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने तमाम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को रख लिया। अब आप इसको अपने नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिवाइड करो कि लेट्स सपोज फेज के 2 चैप्टर अगर आप कर रहे हो, तो भाई उस दिन आप फिर बैठ के बाकी टाइम में मैथ्स के 1 चैप्टर को कर लो, मैथ्स के 2 चैप्टर को कर लो। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। मैंने आपको 2 चैप्टर फेज के बताए, अगर आप फेज के 3 चैप्टर एक दिन में कवर कर सकते हो 3 कर लो, 4 कर सकते हो 4 कर लो, 5 कर सकते हो 5 कर लो। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, इट डजंट डिपेंड ऑन माय स्ट्रेंथ। यार मेरा काम अगर मुझे करना होता मैं 4 कर लेता, मुझे 5 कर लेता। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने कर सकते हो। अपने आप को ऐसा टाइम टेबल कभी मत डिजाइन किया करो जो पॉसिबल ही ना हो। मैं मतलब एक बच्चा मेरे पास अगर आए और बोले सर मैं फिजिक्स के 20 चैप्टर्स को 20 टॉपिक्स को एक दिन में कवर करूंगा, इट सिंपली मींस वो मजाक कर रहा है, वो अपने साथ भी मजाक कर रहा है, मेरे साथ भी मजाक कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने अपने हिसाब से अपने आप को देखते हुए, देखो जिंदगी के अंदर जो है ना हर इंसान झूठा होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं हो ना, कोई इंसान आपको नहीं पढ़ा सकता। कोई मशहूर से मशहूर एकेडमी आपकी तैयारी नहीं कर सकती अगर आप अपने साथ जिंदगी में सीरियस नहीं हो। तो भाई जिंदगी में सीरियस कैसे होगे? जब अपने आप से सच बोलोगे। अपने आप से सच कब बोलोगे? जब आपको ये बात मालूम हो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप अपने आप से ये बोलते हो ना यार मुझे तो पता ही नहीं है मैं कितने चैप्टर कर सकता हूं, इसका मतलब यू आर जस्ट टेलिंग यू द लाई। यू आर जस्ट टेलिंग योरसेल्फ अ लाई। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? बात समझो। देखो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हो। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है, ये सिर्फ एक इंसान को खुद पता होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है? यार मैं 24 घंटे की वीडियो डिजाइन कर सकता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करके देख लिया। मैं 24 घंटे नॉन स्टॉप एक वीडियो डिजाइन कर सकता हूँ, मैंने डिजाइन करी। मैं 10 घंटे एक वीडियो डिजाइन कर सकता हूँ, मैंने डिजाइन करी। मैं 3 घंटे की कंटिन्यूस क्लास ले सकता हूँ, मैंने ली हुई है। कहने का मकसद क्या, मुझे मेरी कैपेबिलिटी का आइडिया हो गया कि यार मैं इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ आराम से, इंशाल्लाह मसले की बात नहीं है। सिमिलरली मुझे पता है कि यार अगर मुझे एक काम करना है, मुझ पे एक हार्डवर्क आ रही है, तो मैं 2 घंटे ड्राइविंग कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी का, मुझे कुछ नहीं होगा। तो भाई सिमिलरली आपको अपनी कैपेबिलिटी का आइडिया होगा कि यार आप एक दिन में आराम से 1 चैप्टर कवर कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। तो उस हवाले से उस तरीके से रियलिस्टिक होते हुए अपना एक शेड्यूल डिजाइन करो। अपने साथ रियलिस्टिक होना सीखो। अगर बेटा अपने साथ आप रियलिस्टिक नहीं हो ना, कोई आपके साथ सीरियस नहीं होगा मेरा बेटा। लोग बोलेंगे तो झूठ बोलता है, लोग बोलेंगे यार ये तो सीरियस ही नहीं है जिंदगी के अंदर। देखो मैं अगेन एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है बकरा ईद आने वाली है, मुझे पता है ईद का टाइम है, ईद का समय है। भाई ये बकरे शकरे जानवर जिंदगी में बहुत मिल जाएंगे बेटा, जिंदगी में कोई मेहनत कर लो, नहीं तो लोगों के नजदीक तुम जानवर बन जाओगे। ये मैं बहुत बुरी कोटेशन दे रहा हूं, बट बिलीव मी इट इज समथिंग द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कोई आपका सागा नहीं है। आपके माँ बाप भी आपको एक वक्त के बाद छोड़ के चले जाएंगे, आपको बात समझनी पड़ेगी। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। यार जब तुम हार रहे होते हो ना, सिर्फ तुम गम के अंदर होते हो, तुम्हें पता होता है कि तुम किस तरह के डिप्रेशन का शिकार होगे। तुम्हारे अम्मा अब्बा को भी नहीं समझ में आएगी तो क्या डिप्रेशन चल रहा है। अम्मा अब्बा भी बोलेंगे यार पता नहीं क्या टस में बहाता रहता है दिन भर बैठ के, समझ में नहीं आ रही इसको, पता नहीं पागल हो गया है, नहीं कर सका तो नहीं हुआ। बट तुम्हें बात पता है कि यार तुम कितने ज्यादा स्ट्रगल के अंदर होगे उस फेज के अंदर। तो भाई उस फेज पे जाने से पहले बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास जो 25 दिन का टाइम है इसमें अपनी पूरी जान मार दो। इसमें अपनी तरफ से बेस्ट दे दो, इसमें जितना अपनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। एक प्रॉपर टाइम टेबल डिजाइन करो। जब तक आप एक टाइम टेबल रियलिस्टिक होकर डिजाइन नहीं करोगे, यू कैनॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगेन देखो टाइम टेबल बेशक फॉलो ना कर सको पूरा, कोई मसले की बात नहीं है। 50% फॉलो करो, 65% फॉलो करो। अगर तुम टाइम टेबल बनाए बगैर कोई वर्किंग करोगे ना, तुम्हारी मिसाल उस बैल की सी होगी जिसने जो है ना एक खेत के ऊपर काम करना है और उसको पता ही नहीं है खेत किसका है, यानी कि वो ऐसी पूरे इलाके में चले जा रहा है। तुम्हारी मिसाल उस बंदे की सी होगी जिसने किसी दूसरे की मदद करनी है, मगर ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास कोई नियत है, ना उसके पास कुछ करने का जज्बा है, वो ऐसी बेकार बैठा हुआ है कि मैंने ये काम करना है। तो भाई अपने आप को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, तुम्हारा जो वीकेस्ट पोर्शन है उसको पहले कवर करो। तुम्हारा जो वीकेस्ट
सब्जेक्ट है उसको पहले कवर करो। खुदारा ये बात समझो, ये बात तुम्हें कोई टीचर नहीं बताएगा मेरे तरीके से मेरे प्यारे बेटे। मेरी कोशिश होती है अगर मैं अपना इतना जहन लगा रहा हूं, अब तो बेटा मेरी ये कोशिश होती है अगर मैं अपनी इतनी आवाज लगा रहा हूं ना, तो मेरा बच्चा कामयाब हो सके। मैं चाहता हूं कि तुम रियली किसी दुनिया के अंदर किसी मुकाम पे पहुंचो। जब किसी मुकाम पे पहुंचो ना, तो मैं जब नस के अंदर जाऊं, मैं जब फास्ट के अंदर जाऊं, मैं जब आईबी के अंदर जाऊं, दुनिया की किसी कोने के अंदर मेरी आपसे मुलाकात हो, तो तुम सीना फखर करके मुझसे कह सको सर मैंने आपसे तालीम हासिल करी थी एंड आई एम योर प्राउड स्टूडेंट। डेट डे डेट विल बी समथिंग जो कि मुझे मेरा पे ऑफ होगा। भाई ये बैच बैच के अंदर जो फीस होती है उसे पे ऑफ नहीं होता, सिंपल सी बात है। पे ऑफ उस वक्त होता है जब आपका बच्चा एक मल्टीनेशनल के अंदर चला जाए और वो आपको बताए कि सर मैं इस कंपनी के अंदर बैठा हूं, मैंने आपसे तालीम हासिल करी थी, मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हूं, मैंने आपसे तालीम हासिल करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन आपको पे ऑफ मिलता है, आपको मिलता है कि यार आप बाकी आप सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हो। खैर वापस आओ। अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा एप्टीट्यूड की सबसे इंपॉर्टेंस क्या होती है। एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल नहीं कर सकते अगर आपने टेस्ट क्लियर नहीं करा। तीसरे नंबर के ऊपर एप्टीट्यूड की टिप्स क्या होती हैं। देखो एप्टीट्यूड की टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये होती है कि भाई अपने टाइम को मैनेज करो। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है ना, लेट सपोज नस का पेपर 3 घंटे का है, आपके पास 3 घंटे में 200 एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब 200 एमसीक्यूज को 3 घंटे में करना है, यानी कि आपके पास ऑन एवरेज एक एमसीक्यूज 1 मिनट के लिए भी नहीं गिवन है। 200 एमसीक्यूज गिवन है और टाइम कितना गिवन है आपके पास, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सिर्फ 3 180 मिनट गिवन है। 180 मिनट में 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करना है। कैसे करेगा वो बच्चा जिसने जिंदगी में टाइम टेबल नहीं बनाया? कैसे करेगा वो बच्चा जिसने कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करी? कैसे करेगा वो बच्चा जिसने आज तक बैठ के कोई टाइम को सीखा ही नहीं कि टाइम को बचाना कैसे है? उसको टाइम जाया करना आता है, वो सॉल्व नहीं कर सकता नस का पेपर। सिमिलरली आपके पास आईबीए का जो पेपर है 45 मिनट्स आपको गिवन है, 45 आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं 80 मिनट्स के ऊपर। 80 मिनट्स आपको गिवन है हर सेक्शन के अंदर 45 एमसीक्यूज के लिए। जो फास्ट का आपके पास टेस्ट आ रहा है ये आपके पास आ रहा है तकरीबन 100 मिनट्स का। 100 मिनट्स के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर करना है 120 एमसीक्यूज का। कैसे करोगे बेटा? नहीं कर सकते, जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया ना हो। तो भाई मैं अक्सर बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं। एट माई टाइम एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए, तो मेरी वालदा बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा खुद भी पढ़ी लिखी खातून है, वो इंजीनियर है, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे। उन्होंने बड़ा ख्याल करती थी मेरा। मैं आपको एक किस्सा अपना सुनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले। मेरी वालदा ने जो है ना वो एक स्टॉप वॉच ला के हमें दी थी। जो सीएसएस की प्रिपरेशन जब आप करते हैं ना, जब आप किसी हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सो होता क्या है कि भाई आपको जो है ना स्टॉप वॉच चाहिए होती है ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो मैं अक्सर बच्चों को, जो बच्चे मेरे पास आके मुझसे पूछते हैं ना सर एप्टीट्यूड के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करें, मैं उनको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार तुम बाजार चले जाओ, तुम दराज पे मंगवा लो। यार मैं दराज का कोई पार्टनर वार्टनर नहीं हूं, बट मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। एक स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच छोटी सी होती है, मेरी टेबल पे आज भी वो रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से कई साल कल मैंने आईबीए का टेस्ट पास किया था या आईबीए के टेस्ट की तैयारी करी थी। उस जमाने से लेकर आज तक मेरे पास वो स्टॉप वॉच मौजूद है, मैं उसको बड़ा संभाल के रखता हूँ, मुझे आज भी बड़ी पसंद है। सर खाली सेल चेंज करवाना पड़ता है। तो स्टॉप वॉच से फायदा क्या होता है यार, मुझे पता होता है कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको टिप बताऊं क्या है, कि भाई लेट सपोज आपने नर्स की तैयारी अपनी पूरी कर ली, आपको लगता है कि यार मैं सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, फास्ट के कवर कर लिए, आईबी कवर कर लिए। अब आप करो क्या, आप एक स्टॉप वॉच को सामने रखो और स्टॉप वॉच को रखने के बाद आप कोई भी पेपर को उठाओ और कोशिश करो अपने आप को रियल टाइम एक्सपीरियंस दो जिस तरह का आपके पास टेस्ट में होगा। ये किसी एप्लीकेशन पे जाके ऐसे तैयारी नहीं होती। पहले बता रहा हूं सब बेकार चीजें, सब बेकार चीजें हैं। अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को उस माइंडसेट के अंदर ना रखो, आप कभी भी वो प्रेशर फील नहीं कर सकते जो प्रेशर आप पेपर के दिन फील करोगे। तो भाई प्रेशर जो आप पेपर के दिन फील करोगे ना, उसको आप उससे पहले अगर फील कर लो तो भाई आपके आधे से ज्यादा पेपर वैसे ही एस हो जाएगा। तो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताता हूं। एक स्टॉप वॉच खरीदो। स्टॉप वॉच आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, स्टेशनरी की बड़ी दुकान से, नहीं तो दराज वगैरह से मिल जाएगी। सिंपल एक स्टॉप वॉच होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक स्टॉप वॉच, उसको आप टाइमर लगाओ स्टॉप वॉच का। लेट सपोज नस का पेपर 3 घंटे का है, आपने एक पेपर लिया नस का पूरा कंप्लीट, आपको बेतहाशा रिसोर्सेज से मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, मेरे आपको एक पीडीएफ, आपको स्टडी मटेरियल ड्राइव मिलेगी, उसमें आप पास पेपर के सेक्शन में जाओगे, उसमें नस्ट का, फास्ट का, एनईडी का, मेहरान का, दाऊद का, आईबीएससीएस का, जीआई के आई का, हर यूनिवर्सिटी का पेपर आपको मिलेगा। आप सिंपल तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्टॉप वॉच के ऊपर टाइम सेट करो। सिंपल तरीके से अपने घर वालों को बोलो कि भाई आपको तंग नहीं करना किसी ने भी, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, जितना लंबा आपका टेस्ट चल रहा है, आपने उस टाइम पीरियड के अंदर बैठ के उस टेस्ट को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। और आपने कोशिश करनी है उस कमरे के अंदर ना तो आपका मोबाइल मौजूद हो, ना आपको कोई फैमिली मेंबर वहां पर आए, ना आपके पास कोई किताब मौजूद हो, आप बस एक टेबल पे बैठ के लाजमी तौर के ऊपर उस करो। अपने घर वालों को साफ तौर पे बता दो कि भाई अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं किसी पब्लिक लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा। भाई कराची के अंदर जो बच्चे कहते हैं ना पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। ये लियाकत नेशनल लाइब्रेरी मौजूद है, वहां पे बच्चे जाके पढ़ते हैं, सीएस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करते हैं। मेन आपके पास ये आईबीसीसी की ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, इंटर बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पे एग्जिस्ट कर रही है। तो भाई वहां जाके बैठ जाओ, नहीं तो अपने घर की छत पे जाके बैठ जाओ। मैं बहुत दफा ऐसा करता था कि कुंडी लगा देता था छत की और छत पे आके बैठ जाता था, तो मुझे पता था घर वाले तंग करेंगे बार बार, दही ला दो, ये ला दो, वो ला दो। अपने घर वालों को साफ तौर पर बताओ कि भाई 3 घंटे का पेपर मैं दे रहा हूँ या 2 घंटे का पेपर दे रहा हूँ, और रियल टाइम एक्सपोजर लो किस तरह का पेपर होता है। भाई ये एप्लीकेशन सब बेकार चीजें होती हैं कि वहां पे आपके पास सोल्यूशन आ जाता है, वो गलत चीज है। अपने आप को रियल टाइम एक्सपोजर देने के लिए लाजमी तौर
तौर पे स्टॉप वॉच सामने रखो और पेपर अपने पास फोटोशूट करवा के ले आओ। फोटोशूट करवाने में कितना टाइम लगता है, पेपर को फोटोशूट करवाओ पूरे के पूरे और उसको बैठ के फिर सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, किस तरह रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, किस तरह आपको प्रेशर वहां पे मिल रहा होगा, उस तरह के प्रेशर को आप फील करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से तमाम बच्चों के लिए, सही है ना। सेकंड नंबर के ऊपर सब्जेक्ट वाइज प्लान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई नहीं होते एप्टीट्यूड साइड पे। व्हाट इफ आई टेल यू अ वेरी कैटेगोरिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम माय एप्टीट्यूड जर्नी या फ्रॉम माय टीचिंग एक्सपीरियंस। एप्टीट्यूड के अंदर कोई भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, क्योंकि देखो कंप्यूटराइज पेपर जब होते हैं, जैसे नस का पेपर कंप्यूटराइज है, फास्ट का कंप्यूटराइज है, एनईडी का कंप्यूटराइज है, मेहरान का कंप्यूटराइज है, दाऊद का कंप्यूटराइज है, नहीं दाऊद का पेपर बेस्ड है। जितने भी आप जीआई के कंप्यूटराइज है, प्यास का कंप्यूटराइज है, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज आ रही है ना, सबको कंप्यूटराइज पेपर होता है मोस्टली का। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है किसका पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ भी है किस यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होता है, मैंने देखो लिखा हुआ भी है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज का पेपर कैसा होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, सिवाय आईबीए के, दाऊद के और कुछ यूनिवर्सिटीज और लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भाई रिमेंबर दिस थिंग, कंप्यूटराइज्ड पेपर के अंदर सॉफ्टवेयर वहां पे बना हुआ होता है, उसकी मर्जी होती है वो किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है उस सब्जेक्ट के अंदर। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपने तैयारी पूरी करनी है। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि सर किस चैप्टर के अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दी मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर देखो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी बीबी और सीएस आईबीए, या इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी नर्स फास्ट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो ना, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपके पास ट्रिगोनोमेट्री बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपके पास मैट्रिसेस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जो आपके पास आपके पास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स जो आपके पास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। की बात जब समझ ली तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सर कोई लास्ट आपका बैच चल रहा था, उसकी क्या डिटेल्स हैं सर, किस तरीके से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर आपका फायदा क्या है। तो भाई अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, आप मेहरान की तैयारी कर रहे हो, या जीआईकेआई की, या प्यास की, या कॉमसेट्स की, या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो, ई कैट के अंदर, एमडी कैट के अंदर, आप इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, या मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने स्पेसिफिकली एक क्रैश बैच का अनाउंस करा है। तो क्रैश बैच स्टार्ट होगा 15th ऑफ जून से। कब से स्टार्ट होगा, 15th ऑफ जून से बैच स्टार्ट होगा। एक स्पेशल डिस्काउंट मैं इस बैच में अपने बच्चों को दे रहा हूं। इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द ई कैट, इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द एमडी कैट, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल के होते हैं और नस में जाना चाहते हैं, एनईडी के अंदर सीएस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बैच है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो, इफ यू आर अप्लाइंग इन एनईडी यूनिवर्सिटी फॉर द सीएस साइड और आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो याद रखिएगा आप लोगों के टेस्ट के अंदर फिजिक्स आएगी, बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री और इंग्लिश आएगी। तो आपकी प्रॉपर तैयारी हम लोग करवा रहे होंगे और एनईडी के टेस्ट से पहले आपका सिलेबस कवर होगा। तो मैं इस तमाम डिटेल्स के ऊपर अभी आऊंगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, मेरे अभी ऑल्दो आईबीए का एक स्पेसिफिक बैच मेरा चल रहा है, फास्ट का मेरा एक स्पेसिफिक बैच चल रहा है। इनफैक्ट मैंने तो आईबीए की इंग्लिश के लिए एक प्रॉपर फैकल्टी हायर करी है, मैं इसके लिए प्रॉपर फैकल्टी हायर करी भी है। मैं भी आपको अपनी टीम जो है, मेरी जो फैकल्टी है पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है, मैं उसके आपको मिलवाऊंगा। मैं आपको बैच के फायदे दिखाऊंगा, बैच के क्या फायदे होते हैं, हमारे बैचेस के अंदर किस तरीके से कोर्स कवर होता है, किस तरीके से सिलेबस कवर होता है, किस तरीके से हम अपने बैच के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से मेरा बच्चा कामयाब होता है। मैं आपको सारे रिजल्ट भी शो करूंगा। मगर देखो बेटा, अगर आप अभी मेरे ई कैट के न्यू बैच में एडमिशन करवाओगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने पे फायदा क्या मिलेगा कि देखो, ना सिर्फ आपको इस क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलेगा, बल्कि साथ साथ इधर आप आईबीएस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की तैयारी कर रहे हो, नस की तैयारी कर रहे हो, आपको इन कोर्सेज का भी एक्सेस मिलेगा। यानी कि एक पे ट्रिपल चीज, एक पे क्या मिल रहा है, ट्रिपल चीज मिल रही है। ये स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूं कि भाई अगर आप मेरे अभी क्रैश कोर्स को हिस्सा बनोगे तो इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस होंगी तमाम सब्जेक्ट्स की, प्लस आपको आईबी की तैयारी करवाई जाएगी, फास्ट की तैयारी करवाई जाएगी, एनईडी की तैयारी करवाई जाएगी, नस की तैयारी करवाई जाएगी। यानी कि आपने बैच तो लेने के लिए आए थे एक यूनिवर्सिटी का, बट हम आपको डिटेल्ड के अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज का भी एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होंगे अगर आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो सिर्फ फास्ट में अप्लाई करने के लिए आना चाहता हूं, तो कोई मसले की बात नहीं है, आपके लिए स्पेसिफिक फास्ट का बैच होगा। आप एनईडी की तैयारी करने के लिए आना चाहते हो, आपके लिए एनईडी का बैच होगा। मगर जाहिर सी बात है, हमेशा ऑप्शंस अपने ओपन रखा करो। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप किसी भी एजुकेशन से पूछोगे आपसे कहेगा। उस दिन मैं मैनेजर एकेडमिक्स के साथ बैठा हुआ था फास्ट यूनिवर्सिटी के, उनका एक जुमला था लास्ट कंक्लूजन वाले मिनट के ऊपर, उन्होंने कहा था कि बेटा अपने शागिर्दों से लाजमी तौर पे बोलो कि भाई एक सिर्फ चीज को ना अपने जहन में रखें, अपने साथ लाजमी तौर पे 2 या 3 ऑप्शंस को रखें। मैं मानता हूं कि आप एनईडी का टेस्ट दे रहे हो, बट एनईडी के साथ दाऊद की तैयारी भी करो, एनईडी के साथ फास्ट की तैयारी भी करो, कि इनकेस अगर एनईडी के अंदर
अल्लाह ना करे मेरिट नहीं बन सका, नस के अंदर आपका मेरिट नहीं बन सका, आपको ड्रीम आपकी फील्ड नहीं मिल रही, तो बैकअप के ऊपर हबीब यूनिवर्सिटी तो मौजूद होगी, बैकअप के ऊपर आईबीयू तो मौजूद होगा, बैकअप के ऊपर फास्ट तो मौजूद होगा, बैकअप के ऊपर नस तो मौजूद होगा। तो भाई अपने साथ ये जहन में रखो कि भाई आपने लाजमी तौर पे 2 या 3 यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली फिक्स नहीं करना। मैं मानता हूं आपका पैशन आईबी होगा, मैं मानता हूं आपका पैशन हबीब होगा। बाय द वे वी आर आल्सो ऑफरिंग हबीब यूनिवर्सिटी कोर्स, तो हबीब यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करवाई जाएगी हबीब के सीएस की, सही है ना? तो आप हबीब यूनिवर्सिटी के लिए भी मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली आपकी हबीब की तैयारी भी शामिल होगी। तो भाई इस बैच के अंदर सबसे बड़ा डिस्काउंट अपने बच्चों को क्या दे रहा हूं कि वो बच्चा जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आना चाह रहा होता है, उसको मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। आपको बेसिक मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, आपको जनरल मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, आपको आईक्यू भी पढ़ाई जाएगी, आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। बेटा देखो, अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो सिर्फ फास्ट या आईबी को टारगेट कर रहा हूं, तो भाई आपको प्रॉपर्ली फास्ट या आईबी की प्रिपरेशन करवाई जा रही होगी। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम आपको प्रॉपर्ली आईबी या फास्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आईबी की प्रॉपर इंग्लिश होगी अलग, फास्ट की इंग्लिश होगी है अलग, सिमिलरली बेसिक मैथ्स की क्लासेस अलग होंगी, एडवांस मैथ्स की क्लासेस अलग होंगी, साथ में आपके पास आईक्यू की क्लासेस फास्ट के लिए अलग होंगी। अब मैं अभी आपको तमाम पर्क्स वगैरह, क्या फायदा होता है हमारे बैचेस का, किस तरीके से हमारी क्लासेस कंडक्ट होती है, सारी चीजें बताऊंगा, किस तरीके रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो तमाम बातें भी आपको क्लियर करता हूं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि भाई जो लेटेस्ट क्रैश बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। बेटा इसका सबसे बड़ा फायदा यह कि आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इधर यू आर टारगेटिंग एनी इंजीनियरिंग सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इधर यू आर टारगेटिंग एनी मेडिकल सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी शोइंग यू ऑल द रिजल्ट्स, ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स कि किस बच्चे का 160 स्कोर है नस्ब के अंदर, एनईडी के अंदर। बाय द वे जो पहली पोजीशन है मेरे बच्चे की है, आपको किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट की एडमिशन की अंदर एनईडी के अंदर पहली पोजीशन नहीं मिलेगी। मेरा फेसबुक पेज गिवन है, जिस दिन एनईडी का पहला रिजल्ट आया था, जिस दिन एनईडी का पहले टेस्ट का रिजल्ट आया था, ये 60 और 70 के ऊपर मतलब इंस्टीट्यूट जो है ना कह रहे थे हमारे हाई अचीवर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके ऊपर पॉडकास्ट भी बनाई हुई है अपने शागिर्द के ऊपर, रमीज कामरान इस बच्चे का नाम है, 96 नंबर लेकर आया है, पूरे पाकिस्तान में इसकी पहली पोजीशन है, और लास्ट 4 इयर्स के अंदर एनईडी के अंदर सबसे हाईएस्ट अचीवर, हाईएस्ट पोजीशन होल्डर मेरे शागिर्द है। फास्ट के अंदर हाईएस्ट अचीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप किसी भी फास्ट ग्रुप के ऊपर जाओगे, आप रेडिट के ऊपर जाओ, फेसबुक के ऊपर जाओ, व्हाट्सएप के ऊपर जाओ, आपको हर जगह पे मेरे शागिर्द मिलेंगे। तो खैर मैं वापस आता हूं, मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई इस क्रैश बैच का फायदा क्या है। तो बेटा देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि भाई ये लेटेस्ट क्रैश बैच के अंदर फायदा क्या होगा। सर इस 25 डेज के अंदर आप हमारी तैयारी कैसे करवाएंगे, हम किस तरीके से इन 25 डेज के अंदर कंप्लीटली अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी। देखो सबसे पहला जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव फैकल्टी। आप कभी भी एप्टीट्यूड की तैयारी करने कहीं पे भी जाते हो तो खुदारा आपको ये मालूम होना चाहिए आप किसी इदारे के अंदर जा रहे हो। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, बड़े बड़े इदारों में जाके बेवकूफ बन जाते हैं। 60,000 रुपए फीस है, इदारे 50,000 रुपए की फीस ले रहे होंगे और बोलेंगे कि भैया रिकॉर्डिंग का बैच खाली 30,000 रुपए में मैं आपको दूंगा। ये झूठ बोलते हैं आपसे। बेटा मैं अपने बच्चों को वैसी पूरी कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग फ्री में दे रहा होता हूं जो बच्चे मेरे पास आगे रजिस्टर होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एप्टीट्यूड के अंदर फैकल्टी। आपने हमेशा किसी भी इदारे से जाके आप तालीम हासिल कर रहे हो एप्टीट्यूड की, हमेशा उनसे उनकी फैकल्टी पूछो। लेट मी शो यू गाइस कि हमारी फैकल्टी क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रिपरेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। हमारी फैकल्टी क्या होती है, जरा इस चीज को आप खुद से बैठ के पढ़ लीजिए। क्या क्वालिफिकेशन है फैकल्टी की, कितने अरसे से फैकल्टी मार्केट में बैठ के पढ़ा रही है, कहां इनके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कि भाई मैथ्स के अंदर इंजीनियर मोहम्मद हाशिम जैस देयर, फिजिक्स के अंदर इंजीनियर बिलाल जैस देयर, आपके पास पर्टिकुलरली उनका फिजिक्स का यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने फिजिक्स की कई किताबें लिखी हुई हैं। इंजीनियर साद वक्कार कौन है, इसके अलावा इंजीनियर नमीर, ही इज करंटली डूइंग हिज मास्टर्स इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फ्रॉम दी इटली। इसके अलावा हमारे फिजिक्स इंग्लिश के टीचर्स होते हैं। बाय द वे यहाँ पे मेरी कंप्लीट फैकल्टी गिवन है, ये कंप्लीट फैकल्टी की तमाम क्वालिफिकेशंस मैंने डाली हुई है। इस कंप्लीट फैकल्टी की आप फैकल्टी की क्वालिफिकेशन को आराम से बैठ के देख सकते हो, इसको आराम से आप बैठ के पॉज करो, पॉज करके देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैकल्टी मेंबर एक और मेरे पास आ रहे हैं, मिसेस जोहा जैन, जिनको मैंने भी रिसेंटली हायर करा है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द आईबीए, और ये करंटली मेरे पास इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो वो तमाम बच्चे जो आईबीएस के लिए आएंगे, जिनको अक्सर ये शिकवा होता था कि सर इंग्लिश का टीचर कौन है आईबीए का, तो भाई आईबीए की इंग्लिश की टीचर मिसेस जोहा जैन है, जो कि खुद आईबीए की ग्रेजुएट हैं। ना सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट है, बल्कि शी इज अ वेरी हाई स्कोरर फ्रॉम द आईबीए, और ये करंटली एक बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर प्लानिंग मैनेजर भी, और साथ साथ बहुत अरसे से बच्चों को सेट की तैयारी करवा रही है, और आईबीए के टेस्ट की तैयारी करवा रही है, इसके अलावा लम्स की तैयारी करवा रही है, एंड सो ऑन। इसके अलावा मेरी एक प्रॉपर टीम होती है दूसरे टीचर्स की, इसमें बिलाल अशरफ बेसिक मैथ्स भी कवर करवा रहे होते हैं, आईक्यू एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगेन मैं भी पढ़ा रहा होता हूँ, अरसान मुस्तफा भी पढ़ा रहे होते हैं, बिलाल जी भी पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डाउट टीचर्स की पूरी टीम होती है। ये क्या टीचर्स की टीम है, मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको आगे चल के फर्दर, कि बेटा देखो ये हमारे पास बेसिक एक फैकल्टी की कंपिटेटिव फैकल्टी होती है। यानी कि भाई आपको अगर इस तरह की फैकल्टी किसी भी इदारे के अंदर मिल जाए ना, और वो इदारा आपसे 20,000 रुपए से कम कीमत लेने को तैयार हो जाए, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वैसे फ्री में पढ़वा दूंगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट क्या होता है, हमारी फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, और तमाम क्लासेस आपकी
लाइव और ऑनलाइन होंगी। तो आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस कैसी होंगी? लाइव होंगी प्लस ऑनलाइन होंगी। ये लाइव क्लासेस किसके ऊपर होती हैं? जूम के ऊपर होती हैं। आपको प्रॉपर्ली जूम का एक्सेस दिया जाएगा, आपकी पोर्टल आईडीज होती हैं। इसके अलावा जो भी क्लास आपकी ली जाती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लास ले रहा हूं तो मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग अपने शागिर्दों को शेयर करूंगा। यानी कि आपको तमाम क्लासेस की जो लाइव क्लासेस होंगी, इनकेस अगर कोई बच्चा नहीं ले पाता उसको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, वो उसके पोर्टल के ऊपर अपलोड होती है। एक दुनिया में चीज होती है उसको गूगल क्लासरूम कहते हैं। हम गूगल क्लासरूम को परचेस करते हैं, गूगल क्लासरूम के बाद पोर्टल आईडीज बनाते हैं बच्चों की, तो वहां से आपको प्रॉपर्ली उसकी प्रॉपर आईडी पासवर्ड मिलता है और आप देन उसको जाके आप अपना अकाउंट लॉग इन करते हो, देन सिंपल तरीके से आपके पास वहां पे तमाम रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अपने बच्चों को शेयर करता हूं जो मैंने बनाई हुई होती है, किस तरीके से अपने क्लासरूम को एक्सेस करना है एंड सो ऑन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बैजेस का क्या होता है कि भाई हमारी जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो अलग है भाई, 25 डेज के अंदर वो कंप्लीट कोर्स की तैयारी कवर करवाई जाएगी, अलग चीज है। मगर लेट सपोज एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कहता है कि सर मेरे तो ए लेवल्स का बच्चा हूं, मैं तो फेडरल का बच्चा हूं। भाई आप अगर इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं या आप अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, सर मुझे तो डेरिवेटिव पढ़ना है, सर मुझे तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, तो भाई आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मिलती है, मैंने मल्टीपल बैचेस की रिकॉर्डिंग बच्चों को मैं प्रोवाइड करता हूं, मल्टीपल बैचेस की, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि भाई देखो, आप जो भी बैच की फीस दोगे ना, जब आप बैच की फीस देने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो भाई इस रजिस्ट्रेशन के अंदर ये तमाम चीजें हैं। आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको तमाम सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आईक्यू एंड सो ऑन। आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एप्टीट्यूड के अंदर टेस्ट। भाई अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया कैसे होगा, देखो एप्टीट्यूड साइट के ऊपर असल चीज ही क्या है? टेस्ट है। अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि टेस्ट कैसे देने, वो क्या करेगा जिंदगी के अंदर? तो रिमेंबर दिस थिंग, हमारा सबसे मेन फोकस होता है हमारे टेस्टों के ऊपर। तो आपके वीकली टेस्ट भी होते हैं, आपके डेली टेस्ट भी होते हैं, आपके जीटी सॉल्विंग भी होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो टाइम मैनेजमेंट, आपने क्लास में लेक्चर समझ लिया, मगर जब तक आप उस लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो भैया आपकी सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? आपके वीकली और डेली टेस्ट होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर यूनिवर्सिटीज के पास पेपर सॉल्विंग। भाई मेरे जितने भी, मेरी जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, मेरी जितने भी टीचर्स होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, एक काम लाजमी करते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं उसके पीवाईक्यूज करवाते हैं, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अगर आप में से किसी बच्चे ने रमीज कामरान की पॉडकास्ट देखी हो, तो उसके अंदर उस बच्चे ने यही बात बताई थी कि सर मैं क्या करता था, मैं सिंपल तरीके से पीवाईक्यूज के आपका लेक्चर्स बहुत तरीके से लेता था। पीवाईक्यूज का मतलब है कि लेट सपोज मैंने परमुटेशन का टॉपिक पढ़ाया, तो भाई परमुटेशन के टॉपिक के अंदर आज तक जितने क्वेश्चन आए होंगे, नस के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबी के अंदर, एनईटी के अंदर, उन तमाम क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट होता है। तभी मेरे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा अच्छा रिजल्ट होता है। आई कैन शो यू दैट रिजल्ट एज वेल कि भाई रमीज कामरान, मेरे पास बेतहाशा रिजल्ट है दिखाने के लिए। लास्ट 4 इयर्स के अंदर एनईटी के अंदर टॉप पोजीशन मेरे बच्चों की, मेरे शागिर्दों की है। आप जाइए, आप एनईटी के अंदर जाइए, अगर कोई इदारा आपसे कहता है ना उसका एनईटी के अंदर उसके मुझसे ज्यादा एडमिशन है, वो जो इदारा एक है, एक बड़ा बेकार किस्म का इदारा है, वो कहता है उसके 857 एडमिशन है एनईटी के अंदर, उनके सबसे बड़ा जो एडमिन है ना, उसको बोलो कि सर हाशिम के साथ एनईटी का विजिट कर लें। अगर एनईटी में उनको 2 लोग जानते हो ना और मुझे एक भी ना जानता हो, तो फिर बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एनईटी के अंदर सबसे ज्यादा मेरे एडमिशन होते हैं बच्चों के, मोर देन 937 प्लस स्टूडेंट्स के एनईटी के अंदर एडमिशन थे लास्ट ईयर। इसके अलावा ये तमाम बच्चे जिनके 90s के अंदर स्कोर थे राउंड 1 के अंदर, अभी सिर्फ राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा ये मेहरान के अंदर पोजीशन सी लास्ट है, जो बच्चों के उनके नाम भी मैंने रखे हुए हैं कंप्लीटली। ये मेरे पास, अच्छा फेसबुक के ऊपर जो मैंने पोस्ट अपनी, अगर मेरे फेसबुक पेज को देखोगे तो हर पोस्ट के नीचे बच्चे का रोल नंबर गिवन है। यानी कि मैं सिंपल ये नहीं कहता कि भाई मेरे बच्चे का 90 प्लस स्कोर आ गया, 94 स्कोर आ गया, सिर्फ नाम लिख दूं। भाई आपको जो इदारे होते हैं झूठ बोलते हैं, भाई अपना धंधा चलाने के लिए, अपना मकरू धंधा चलाने के लिए आपसे झूठ बोलते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाओगे तो एनईडी का जितने भी बच्चों का मैंने रिजल्ट डाला था, जिनके 90 प्लस पोजीशन थी, या फिर जिस बच्चे की पहली पोजीशन थी, मैंने इसकी वीडियो बनवा के डलवाई थी इसके पोर्टल की। मैंने कहा था कि बेटा अपने वीडियो बना के डालो पोर्टल की, ताकि किसी बच्चे के जहन में शुबा भी ना आए कि भाई तुम कि कोई आपसे झूठ बोलेगा, सही है ना? तो इन तमाम बच्चों का जो रिजल्ट हमने अपलोड करा हुआ है, इसके ऊपर तमाम बच्चों का रिजल्ट, साथ में उनका रोल नंबर गिवन है, पोर्टल आईडीज गिवन है, साथ ही इन लोगों की ईमेल आईडीज जो पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड थी वो सारी गिवन है। ये तमाम बच्चे वो जिनका 90 प्लस स्कोर आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ राउंड 1 की बात कर रहा हूं, ऑल्दो राउंड 1 के अंदर 90 प्लस स्कोर आना बहुत बड़ी बात होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अक्सर बच्चा तो सीरियस ही राउंड 2 के ऊपर होता है, अक्सर बच्चा तो राउंड 1 की तैयारी नहीं करता, और राउंड 1 के अंदर किसी का अगर 95 प्लस स्कोर आया हुआ है, पाकिस्तान का कोई इदारा क्लेम नहीं कर सकता 95 प्लस का स्कोर सिवाय मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी इदारे का नहीं होगा। अक्सर बच्चे मुझसे आके एक जुमला पूछते हैं कि सर फिजिकल क्लासेस आप नहीं लेते? भाई मैं उनसे एक बात कहता हूं, भाई कराची के अंदर 10,000 इदारे खुले हुए हैं फिजिकल क्लासेस के। कराची पाकिस्तान में 10,000 इदारे मिल जाएंगे जो कि फिजिकल कोचिंग देते हैं एप्टीट्यूड की, जाके उनसे सीख लीजिए, जाके उनसे पूछ लीजिए कि उनका एनईडी के अंदर क्या स्कोर है, उनके बच्चों का या नस में क्या स्कोर है। किसी भी इदारे का पोजीशन नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देने को तैयार बैठा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनलाइन सिस्टम इतना बेहतरीन होता है कि हमारे बच्चों की पोजीशन भी आती हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर देखो,
तो मेरे पास इन बच्चों का पर्टिकुलरली स्कोर चल रहा है। जैसे आकिब अली का मैंने आपको बताया था 159 का स्कोर आया हुआ है। अब्दुल मोइस का इंक्रीज हुआ था, अब्दुल अकील आ गया, आलिया फरमान आ गई, अब्दुल हादी का 157 स्कोर था। इसके अलावा ईकेट के राउंड वन के अंदर मुर्तजा का स्कोर 262 का था। इसके अलावा मेरे पास अगेन मुर्तजा का ये नेट का स्कोर 151 था, मगर ईकेट का स्कोर 162 था मेरे ख्याल में। कितना था? 262 था ना, 262 था, यस। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास आईबीए के मैंने बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट डाला नहीं, मेरे फेसबुक पेज पे गिवन है, उसको जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पे गिवन है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की? अच्छा, मैंने हबीब वाली और लड़की की पिक्चर डाली नहीं, मैंने हबीब के बच्चों की पिक्चर्स मैंने डाली नहीं। बट कहने का मकसद ये है, मैं कितनों का रिजल्ट दिखाऊंगा? मेरे पास बेतहाशा बच्चों का रिजल्ट अवेलेबल होता है, तो बेटा मैं सबका रिजल्ट दिखा नहीं सकता। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई हमारी प्रॉपरली एक ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल होता है कि देखो, आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास लाइव होगी। अच्छा, मैं आपको भी स्केड्यूल ही बताऊंगा, स्केड्यूल क्या होगा। हमारे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको लाइव मिलेगी, प्लस आपको अगर कुछ टॉपिक्स के अंदर आपको हम रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। वो कहने का मकसद क्या है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ही क्या होता है कि आपकी तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होंगी विद एन एक्सपीरियंस फैकल्टी अवेलेबल इन दी पाकिस्तान इन दी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। मैं कॉस्टिंग के ऊपर तो खैर बहुत बाद में जाऊंगा, अभी कॉस्ट पॉस्ट की बात तो बहुत बाद में करेंगे, वो सारी बेकार बातें हैं। अभी मैं आपको खाली पहले पर्क्स बता रहा हूं, फायदा क्या होता है। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और आपके यूट्यूब के लेक्चर्स के अंदर क्या डिफरेंस है? अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं। तो बेटा मेरा एक ब्रांड है, मैंने अपना एक ब्रांड यूट्यूब के थ्रू स्टैब्लिश करा है, मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ यूट्यूब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चा यूट्यूब से तैयारी करना चाहता है, वहां से भी कर सकते हैं। मगर लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है, मैं तमाम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करवाता हूं। अब फॉर एग्जांपल भाई, अगर पास्ट पेपर्स ही आपने नहीं करे तो नस के टेस्ट देना ही बेकार है ना। अगर आपने आईबीए के एनईडी के पास्ट पेपर्स ही कवर नहीं करे तो क्या करोगे जाके? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है लाइव क्लासेस का, कि इसके अंदर हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं। जितने भी रीसेंट पेपर्स होते हैं ना, मैं अपने हर टॉपिक के साथ उन पेपर्स को डिस्कस करवाता हूं। मेरी पूरी फैकल्टी के ऊपर हिदायत होती है कि आपने लाजमी तौर के ऊपर स्टडी मटेरियल ट्रायल को गो थ्रू करना है और पास्ट पेपर से क्वेश्चन को लाजमी करवाना है। तो मेरी जो भी फैकल्टी होती है, आपको जो भी क्लासेस दी जाती है, सारी की सारी पास्ट पेपर उनको अंदर लाजमी कवर करवाए जाते हैं, पीवाईक्यूज उनमें लाजमी कवर करवाए जाते हैं। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है अपने हमारे बैचेस के अंदर। सही है ना? इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। तीसरे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और सिर्फ एक नहीं मिलेगी, मल्टीपल मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथ्स के अंदर आपको अपने 2022 के लेक्चर्स भी दूंगा, 2023 के भी दूंगा, 2024 के भी दूंगा, तमाम लेक्चर्स के। भाई आपको जो लेक्चर अच्छा लगता है उसको पढ़ो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो डिटेल में पढ़ो, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो शॉर्ट में पढ़ो, और पीवाईक्यूज को करना चाहते हो और पीवाईक्यूज को बैठ के करो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। मैं एक इदारे की पोस्ट देख रहा था, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ था। माशाल्लाह से वो फरमा रहे थे कि 30,000 रुपए के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच ले लो। मेरा दिल तो चाहे कि नीचे कमेंट करूं कि भाई मतलब शर्म भी नहीं आती लोगों को झूठ बोलते हुए, शर्म भी नहीं आती लोगों को लूटते हुए, कि 30,000 रुपए के अंदर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच दे रहे हैं आपको। मतलब ये नाइंसाफी है बच्चे के साथ। तो भाई मेरी जो बैच की फीस होती है ना, अभी मैं आपको भैया बैच की फीस बताऊंगा, यू विल रियली शॉक्ड। उस बैच की फीस के अंदर ही आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अब डेली क्लासेस का टाइम टेबल क्या होता है उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। देखो, अक्सर बच्चे मुझसे एक बात पूछते हैं कि सर ऑनलाइन मीडियम के अंदर पढ़ाई कैसी होती है? देखो, ऑनलाइन मीडियम इज समथिंग जहां पे हम लोगों ने बच्चों का रिजल्ट निकाल के दिखाया है, जहां पे हम लोगों ने बच्चों का रिजल्ट लेकर दिखाया। हमने बच्चों को लेकर दिखाया है कि भाई पाकिस्तानी मास्टरी के अंदर ऑनलाइन सिस्टम क्यों ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखो, आप किसी भी फिजिकल क्लासेस के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो जाहिर सी बात है कि बेटा आपके पास अगर क्लास आ रही है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की, तो आप अपने सुबह के वक्त कितने बजे उठोगे? सुबह 7 बजे उठोगे, नाश्ता करोगे, चिंची गदा गाड़ी बस रिक्शा टैक्सी बाइक कुछ भी पकड़ के आप कोचिंग पहुंचोगे, उस इदारे में पहुंचोगे। जाहिर सी बात है आपका मोर देन 1 आवर या हाफ आवर तो सिर्फ तैयारी करने में लगेगा। फिर आप जाओगे, आपका 1 डेढ़ घंटा तो सिर्फ इसी चीज में लग जाएगा कि भाई आपने वहां पे जाना है, वहां पे जाके फिर अपने क्लास को अटेंड करना स्टार्ट करना है। फिर 9 से 12 की एक क्लास होगी, 12 से 3 की एक क्लास होगी, और जैसे ही भी आपके पेपर्स एंड होंगे ना, जो बच्चे किसी बेकार कोचिंग में बैठे हुए होंगे वो समझ जाएंगे कि भाई उनकी फिर 9 से 6 की एक और क्लास भी होगी। यानी कि सुबह 9 बजे से लेके आप शाम 6 बजे तक बैठ के उस कोचिंग के अंदर खज्जल ख्वार हो रहे होगे, और आप सिर्फ लाइव क्लासेस को अटेंड कर रहे हो। आपने खुद से कोई प्रैक्टिस नहीं करी। बेटा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट्स। एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट टेकिंग सच टाइप ऑफ द बुलशिट क्लासेस। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड सिर्फ इस चीज का नाम होता है। तो भाई अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक की क्लासेस ले रहे हो, तो जब 6 बजे आप उस कोचिंग से वापस निकलोगे ना, तो भाई वापस घर पहुंचते पहुंचते आपको 7:30 7 बज रहे होंगे। अब आप घर जाके कभी भी तैयारी नहीं कर सकते। आप घर जाके थोड़ा रेस्ट करोगे, खाना पीना खाओगे, थोड़ा सा सुकून की नींद लोगे, और उसके बाद जब आप सो के उठोगे तो अगले दिन से वापस से खज्जल खुआरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि बेटा फिजिकल क्लासेस का कोई फायदा नहीं होता। और अगर आपको ये बात यकीन नहीं आती, तो भाई मैंने तो अपने बच्चों का रिजल्ट डाला हुआ है। मैं तो ओपनली चैलेंज करता हूं, किसी को इस पर रिजल्ट पे एतराज है मुझे बताइए रिजल्ट के ऊपर। तो भाई मैंने तो अपने बच्चों का रिजल्ट डाला हुआ है कि भाई कराची के अंदर अगर 10 कोचिंग सेंटर्स खोलना ही असल काम होता, तो बेटा मैं 20 कोचिंग सेंटर खोल सकता हूं कराची के अंदर। मगर उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई नुकसान, उसका कोई फायदा नहीं है। पूरे पाकिस्तान के बच्चों को मैं तो कटर आउट कर रहा होता हूं। कहने का मकसद यह है कि भाई
भाई अगर कोचिंग खोलना ही बड़ी अचीवमेंट होती तो भाई इनके पास रिजल्ट अवेलेबल होता, इनके पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। इन्होंने जो एनईडी के नस के अपने बच्चों के रिजल्ट डाले थे उसके अंदर भी इन्होंने किसी की ईमेल आईडी शो नहीं करी, किसी की पिक्चर शो नहीं करी भी मेजॉरिटी बच्चों के अंदर। तो आपको पता ही नहीं है रिजल्ट ओरिजिनल भी है या फेक है। हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग? यू कैन नॉट इवन जस्टिफाई। तो भाई 10-10 कैंपस अगर खोलना कोई अचीवमेंट होती है ना, तो माजरत के साथ मैं वो काम नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ना तो मेरे पास इतना बजट है, ना मेरे पास इतना फंड है, ना मेरे पास इतनी बेकार किस्म का टाइम अवेलेबल है। असल चीज होती है कि भाई आप बच्चे से कमिटमेंट करो, उस कमिटमेंट को पूरा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन ओपनली से दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई हम जो बच्चे से कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि मेरे पास बेतहाशा बच्चा आता है और वी आर द लार्जेस्ट रनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बच्चों की ईकेट की, एमडीकेट की, नस की, फास्ट की, एनईडी की, आईबी की तैयारी करवा रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर इस बैच की खास फायदा क्या होगा कि भाई इस बैच के अंदर जो आपका अच्छा मैं क्लासेस का टाइम टेबल आपको शो करूंगा कि भाई आपको आपकी क्लासेस किस तरीके से हो रही होंगी, मगर आपका कोर्स कब तक कवर होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, इसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा। बाकी चैप्टर्स हम तमाम के तमाम लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे, लाइव क्लासेस के अंदर। अच्छा जो चैप्टर्स आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इंग्लिश में रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप अगेन वो अपने टीचर से क्लास में डिस्कस भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, मतलब उसमें कोई कदगन नहीं है। सिमिलरली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैकल्टी, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक और खास चीज क्या होती है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स होते हैं। और यहाँ पे मेरी वो बच्चे मौजूद होते हैं जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए होते हैं, मैं उनको स्पेशली हायर करता हूँ। तो यानी कि मेरी जो फैकल्टी होती है ना, उसके अंदर एक और सबसे खास बात ये होती है, यूनिक बात ये होती है कि इस फैकल्टी के अंदर वो तमाम बच्चे जो किसी ना किसी पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं, वो आपके डाउट सॉल्विंग के लिए बैठे होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैथ्स के लिए मैंने सिर्फ मैथ्स के लिए 3 टीचर्स को रखा हुआ है जो मेरे साथ मैथ्स के अंदर डाउट सॉल्व करवा रहे होते हैं। यानी कि आपके जितने ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट करते हो, पूछते हो, और वो आपको आपका सोल्यूशन बताते हैं कि सर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है, डाउट सॉल्विंग के प्रॉपर्ली ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आपको विद इन 2 आवर्स के ऊपर आंसर्स मिल रहे होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन हमारा क्या होता है, सबसे खास होता है कि भाई आपको जो गूगल क्लासरूम होता है वहां पे आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस जोन मिलते हैं। वहां पे आप सिंपल तरीके से, आपको किताबें अवेलेबल होती है पीडीएफ फाइल्स के ऊपर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे होते हो, और कहीं पे भी जब आप फंसोगे तो आप उसको डाउट ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई इस बैच के अंदर, जो बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी। कुछ टॉपिक्स के अंदर मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स के अंदर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो। मगर जिन चैप्टर्स की भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो भाई वो इस लिहाज से मिलेगी कि आप उसको कवर करने के बाद में टीचर से पूछ भी सकते हो। आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा बिफोर जुलाई। हमारी कोशिश तो ये है कि भाई जून के एंड तक कोर्स को मुकम्मल करवाया जाए, मगर हो सकता है कि हम जून के एंड में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रह जाएंगी, क्योंकि भैया आपके पास 5 जुलाई को एनईडी का टेस्ट है, एंड देन 8 जुलाई ऑनवर्ड्स आपके पास टेस्ट आ रहा है, अल्लाह भला करे किसका, फास्ट यूनिवर्सिटी का, सही है ना? तो हमारी कोशिश ये है कि भाई जून के एंड तक, ताकि वो बच्चे जो मेहरान की तैयारी कर रहे हैं, जो नस का नेट 4 आपके पास इस्लामाबाद में देंगे, ताकि वो लोग आराम से बैठ के टेस्ट दे सकें। मगर जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि लेट ज्वाइन किया होगा, तो उनके लिए मेरी कोशिश ये होगी कि भाई जो टॉपिक्स मैंने अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं उनको भी दोबारा लाइव पढ़ा सकूं। तो इसलिए भैया मेरी कोशिश होगी जुलाई के स्टार्ट तक लेकर जाऊं, ताकि डाउट सॉल्विंग के अंदर और पास्ट पेपर सॉल्विंग के सेशंस के साथ साथ उनकी लाइव क्लासेस भी उसके अंदर करवा दूं, जो टॉपिक्स मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑल्दो पढ़ाए हुए हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, क्लासेस का टाइम टेबल क्या होगा। सो अगर मैं आपको क्लासेस का टाइम टेबल दिखाऊं, लेट मी जूम आउट। भाई अब देखो बेटा, क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, क्लासेस का टाइम टेबल क्या होगा। अगर तो आप फास्ट या आईबीए की क्लासेस के अंदर आ रहे हो, तो भाई आपकी जो क्लासेस होंगी ना, ये वाली जो क्लासेस आ रही हैं, ये इंग्लिश की जो क्लासेस लगी हुई है फ्राइडे वाले दिन 7:30 से 10 बजे की सुबह के टाइमिंग के अंदर, ऐसा है ना, ये इंग्लिश की क्लासेस है फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी। अगर आप फास्ट को टारगेट करो, ये फास्ट के लिए है। वाइल आईबीए के बच्चों के लिए क्लास कब है, आईबीए के बच्चों के लिए जो क्लास है वो सैटरडे और संडे वाले दिन होगी। कब से कब तक, मैं उसको भी बता देता हूं। सैटरडे और संडे वाले दिन इंग्लिश की क्लास स्पेसिफिकली फॉर आईबीए के लिए होगी, और इस क्लास की टाइमिंग होगी 3:30 से लेके शाम 6 बजे तक की, एटलीस्ट 2.5 आवर की क्लास होगी। 4 PM से लेके एटलीस्ट 6.5 आवर्स या 6:30 तक की क्लास ही हो रही होगी, सही है ना? ये लिखा हुआ नहीं है मैंने, क्योंकि शेड्यूल दूसरा शेयर कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो बच्चे जो आईबी की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपने मुझे आईबी की तैयारी करने वाले बच्चों की जो इंग्लिश की क्लास होगी वो सैटरडे संडे वाले दिन होगी। वाइल जो बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनकी इंग्लिश की क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन और संडे वाले दिन सुबह 7:30 से 10 के दरमियान। अच्छा, एलआर और आईक्यू का मतलब क्या होता है? एलआर के अंदर हम बेसिक मैथ्स ऑफर करते हैं, हमारी अपनी टर्म है, हम एलआर इसको कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक मैथ्स, है ना? तो एलआर के अंदर बेसिक मैथ्स, यानी कि वो बच्चे जो आईबीएससीएस में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो आईबी की बीबी में अप्लाई कर रहे हैं, वो बच्चे जो फिर फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई उनकी एक स्पेशल क्लास होती है एलआर की। इस एलआर की क्लास के अंदर हम लोग दो चीजें कवर करवाते हैं आपकी, एक तो बेसिक मैथ्स कवर करवाते हैं जनरल मैथ्स के साथ साथ, इसके अलावा हम आपको आईक्यू का पोर्शन पढ़ा रहे होते हैं, जो कि अगेन बेसिक मैथ्स के अंदर
अंदर आईबीए साइड पे भी आता है, अक्सर बच्चों को मालूम नहीं होता। इसके अलावा ये आपकी क्लास की टाइमिंग है एडवांस मैथ्स की, ये आपकी एडवांस मैथ्स की क्लासेस की टाइमिंग है 7 से 9 की, सही है ना? मैंने यहाँ पे खैर लिखा हुआ भी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर मैं आपसे बात करूं उन तमाम बच्चों की जो किसी भी यूनिवर्सिटी का ई कैट देना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग का टेस्ट देना चाह रहे हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री होगी, कंप्यूटर होगी, तो भाई ऐसे बच्चों की क्लासेस की टाइमिंग क्या है? ये उनकी केमिस्ट्री की क्लास है, ये उनकी फिजिक्स की क्लास है। ये अगेन अगर आप बेसिक मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो बेसिक मैथ्स की मैंने क्लासेस का ऑप्शन, देखो ये मैं आपको एक जर्नल शेड्यूल बता रहा हूँ कि भाई हमारी क्लासेस इस टाइमिंग के ऊपर होंगी, जर्नल शेड्यूल है। जब आप मेरे पास आओगे, आप मुझे अपना बैच नंबर बताओगे, तो उसके हिसाब से देन मैं आपको शेड्यूल डिजाइन करके दे रहा हूँ। मगर ये जनरल टाइमिंग है कि भाई किस टाइमिंग के ऊपर हमारी क्लासेस हो रही होंगी, सही है ना? तो 2 बजे से लेकर 3:30 तक की बेसिक मैथ्स की क्लास है। अगेन देन एडवांस मैथ 7 से 9 की आ रही है रोज। उसके बाद आपके पास फिजिक्स की क्लास है, आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मतलब होता है कि भाई फिजिक्स पार्ट 1 है ना, तो वो आपके पास मंडे और आपके पास पर्टिकुलरली वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ रही है। वाइल केमिस्ट्री या कंप्यूटर की जो क्लास है, जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं लेते उनकी कंप्यूटर की क्लास होती है। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी तो आपने केमिस्ट्री की क्लास लेनी है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी तो कंप्यूटर की क्लास होगी। सिमिलरली जो हमारे एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एमडी कैट का शेड्यूल ये गिवन है। सिमिलरली वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल के होते हैं और वो नस्ट के अंदर या एनईडी के अंदर या दाऊद के अंदर या मेहरान के अंदर सीएस में अप्लाई कर रहे होते हैं या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं, उनका शेड्यूल भी ये होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि भैया आपकी बायोलॉजी हमें कवर करवानी है बिफोर द नस्ट एग्जाम, बिफोर द एनईडी एग्जाम, तो आपका शेड्यूल ये आ रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस हैं, ये आप लोगों की कंप्लीट क्लासेस हैं। अगेन यहाँ पे ईकेट के अंदर या फास्ट के एग्जाम के अंदर अभी हम लोग इंग्लिश की क्लासेस मजीद इजाफा कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश की क्लास हमने कम रखी हुई है क्योंकि इतना बड़ा शेड्यूल नहीं होता ईकेट साइड के ऊपर। मगर आईबीए के बच्चों की इंग्लिश की स्पेसिफिक क्लासेस होंगी और वो अलग होंगी सैटरडे संडे वाले दिन। कहने का मकसद क्या है? ये हमारे पास एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अंदर आप देख सकते हो आपको कौन कौन सा टाइम सुटेबल है, आप उसके मुताबिक आप एडमिशन करवा सकते हो। आप जिस बैच के लिए बोलोगे उस बैच के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा, सही है ना? तो ये आपके पास एक जनरल शेड्यूल मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगेन ये शेड्यूल वेरी करता है बैच टू बैच के ऊपर। जैसे आईबीए का जो बच्चा है सिर्फ उसकी इंग्लिश की क्लास अलग होंगी, बाकी बच्चों की इंग्लिश की क्लासेस अलग होती हैं। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा बच्चा होता है उसकी पर्टिकुलरली बेसिक मैथ्स नहीं होती, एक जो वो बच्चे जो फास्ट में अप्लाई कर रहा है उसकी बेसिक मैथ्स की क्लास होगी। दैट्स समथिंग जो कि हम बच्चे को गाइड कर दें जब बच्चा हमारे पास आके एडमिशन करवाता है। अब आपके जहनों में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा मुझे मालूम है। अब आपके जहनों में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, सर आप जूम पे क्लासेस भी लेंगे, सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे तमाम बैचेस के, सर आप तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर कोर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, सर आप यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करवाएंगे, सर आपकी फैकल्टी भी इतनी अच्छी है, सर आप पूरा कोर्स भी कवर करवाएंगे, सर आप डाउट ग्रुप्स के भी हमें एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, आप प्रैक्टिस जोन भी लेकर आएंगे, तो सर जरूर आपकी फीस भी कोई 40-50 हजार के दरमियान होगी। सर आप भी जो है ना बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, सर आप भी जो है ना इतनी महंगी फीस रख के बैठे हुए होंगे। नहीं मेरे प्यारे बेटे, अगर मैं आपको अपनी फीस बताऊं ना, यू विल बी रियली शॉक। और मैं इसके ऊपर अक्सर बच्चों को डिस्काउंट भी देता हूं। डिस्काउंट क्या होगा मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी बताऊंगा। तो भाई इफ यू आर कमिंग टूवर्ड्स मी तो रिमेंबर दिस थिंग, मैं ये तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे किसी भी फेसबुक पेज के ऊपर चले जाओ, आप मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आपको मेरे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज बेतहाशा मिलेंगी। बेतहाशा बच्चों की आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जो आपको बताएंगे इन बैचेस से उनको किस तरीके की हेल्पफुल हुई था, किस तरीके से इन बैचेस से फायदा हुआ था। ये तमाम वो बच्चे भाई जिन्होंने मेरे बैचेस में पढ़ा थे, तमाम वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेहरान में, एनईडी में, नस में, फास्ट में, आईबी में पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं मेरे पास दिखाने को रिजल्ट बहुत अवेलेबल है। मेरे पास इनफैक्ट हबीब यूनिवर्सिटी के भी जो इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एचयू टॉप्स के अंदर, उनका रिजल्ट भी अवेलेबल है। और मैंने जानबूझ कर नहीं दिखाया, मैं कितनों का रिजल्ट दिखाता। 42 पोजीशन थी लास्ट ईयर 22-23 के अंदर एनईडी के अंदर, मेरी सिर्फ 42 पोजीशन थी, द हाईएस्ट अमंग एनी इंस्टीट्यूट। कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट दावा नहीं कर सकता उसकी ज्यादा पोजीशन थी। कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट अगर आपसे ये कहता है ना उसका एनईडी के अंदर मुझसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे बोलो सर हाशिम के साथ एक दफा एनईडी का विजिट कर ले, उससे बस ये बोल दो भाग जाएगा। आपको पहले बता रहा हूँ भाग जाएगा, चप्पलें छोड़ के भागेगा, कभी आएगा नहीं आपसे मुकाबले के ऊपर। उसको बोलो सर हाशिम कहते हैं कि भाई अगर आपकी एनईडी के अंदर 700 प्लस एडमिशन है ना, तो आइए जरा सर हाशिम के साथ एनईडी का विजिट करिए, हम भी देखते हैं आपके कितने एडमिशन सक्सेसफुल हैं, आप पे कितने जेन्युइन एडमिशन है, सर हाशिम कितने हैं। बेटा उनके 10 भी नहीं होंगे, प्रॉपर्ली आपको क्लियरली बता रहा हूँ, उनको कोई जानता भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी में इतना इन्फ्लुएंस है मेरा। खैर, तब कहने का मकसद ये कि नस्ट हो, फास्ट हो, आईबी हो, आप किसी भी ग्रुप के ऊपर जाओगे ना आपको मेरे बच्चे बेतहाशा मिलेंगे। द पॉइंट इज दैट कि भाई मैं इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फीस मैंने बेतहाशा कम रखी हुई है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्या सीन है आइए चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि सर आपके बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे और बैच स्टार्ट कब से होगा। बेटा ये बैच जो है क्रैश बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। तमाम क्लासेस मेरी 15 जून से स्टार्ट हो रही होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होगा, सर आपने इतनी सारी बातें डिस्कस करी हैं, इतने सारे पर्क्स हमें बताएं, इतने सारे बच्चों का रिजल्ट हमें दिखाया है, इतनी सारी आपने हमें एडवाइसेस दी हैं, तो जरूर आपकी फीस कुछ 60-70 हजार रुपए होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे जो बैचेस की फीस होती है 7,000 रुपीज होती है, चाहे आप एक सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे आप तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए हो, चाहे आप एक यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए हो। मैंने बाखुदा जो फीस रखी हुई है इतनी कम रखी हुई है कि इसमें हमारा कोई इतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, मेरे जो बैचेस होते हैं ना इसमें प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाती है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एक जमाना था
हम भी किसी ना किसी इदारे में पढ़ा रहे होते थे, उस जमाने के अंदर बेटा जो इदारे मुझे पे करते थे और लाखों में पे करते थे। सिमिलरली आज जो मेरी फैकल्टी मेरे पास आके पढ़ाती है, भाई आपको ये समझना पड़ेगा, ये फैकल्टी और इदारों में भी पढ़ा रही होती है। जाहिर सी बात है ना, अगर पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी लेकर आ रहा हूं तो जाहिर सी बात है सिर्फ मेरे पास थोड़ी पढ़ा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं और भी पढ़ा रहा होगा। तो भाई उस फैकल्टी को हर इदारा लाखों में पे कर रहा होता है, तो भाई मुझे अपनी फैकल्टी को उससे ज्यादा ही अच्छी कीमत देनी पड़ती है, मुझे अपनी फैकल्टी को उससे ज्यादा ही अच्छा पे करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास एडमिन स्टाफ भी होता है, इसके अलावा हमारे पास जूम की एक एक बेटा महीने का जो खर्चा में पड़ता है 30-50 हजार रुपए, तो हमें एक आईडी का खर्चा पड़ता है। इसके अलावा गूगल क्लासरूम का खर्चा अलग पड़ता है, गूगल ड्राइव का खर्चा अलग पड़ता है। इसके अलावा एडमिन स्टाफ की कॉस्ट अलग होती है। इसके अलावा पाकिस्तान की बेस्ट डाउट टीम्स को लेकर आने की कॉस्ट अलग होती है। इसके अलावा मटेरियल प्रिपरेशन की कॉस्ट अलग होती है। इसके अलावा टेस्ट तैयारी करवाने की कॉस्ट अलग होती है। इसीलिए एप्टीट्यूड एक बड़ा एक्सपेंसिव चीज होती है, जो कि इदारे 70,000 रुपीज 60,000 रुपीज में दे रहे होते हैं। इनफैक्ट आपको जैसे मैंने बताया कि भाई इदारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आप सिंपल फेसबुक के ऊपर जाइए, आप मशहूर तरीन जो कोचिंग सेंटर्स है ना, उनके जरा फेसबुक पेज पे जाके देखिएगा, वो फरमा रहे होंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच सिर्फ 30,000 रुपए का, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच। लाना था बेटा, ऑन दी अदर हैंड हम आपको प्रॉपरली लाइव क्लासेस देंगे, 7,000 रुपीज के ऊपर लाइव क्लासेस देंगे। अच्छा, इसके अंदर ही मैं अपने बच्चों के ऊपर डिस्काउंट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल वो तमाम बच्चे, अगर मैं आप लोगों को एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहा हूं कि भाई अगर आप लोग 13 जून से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे, 13 जून से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे, 13 जून से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के ऊपर जो आपको बैच की फीस पड़ेगी 6,500 की पड़ेगी। क्या कहा मैंने? देखो मैंने ऑलरेडी फीस बहुत कम रखी हुई है। रिमेंबर दिस थिंग कि यार अक्सर बच्चे मुझसे आके शिकवा करते हैं कि सर अगर मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं तब फीस क्या होगी। बेटा देखो, मैं इतनी सारी चीजें अगर प्रोवाइड करूं तो बेटा हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बाखुदा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद जाके अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें तो कोई भी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अंदर आपको इतनी कम कीमत में तालीम नहीं दे रहा होगा इस तरह की फैकल्टी के साथ। हाँ दे रहे होंगे, वो झूठ बोल रहे होंगे, आपसे पहले बता देता हूं, उनकी फैकल्टी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ना कोई वर्थ होगी। आप अगर एक प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टी चाहते हो, भाई पढ़ाने को तो एक बंदा भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा, वो बेकार चीज है, पहले आपको बताता हूं बेकार चीज है। एक बंदा फिजिक्स में मास्टर नहीं हो सकता, केमिस्ट्री में भी नहीं हो सकता, मैथ्स में नहीं हो सकता, यानी कि एक साथ वो तमाम सब्जेक्ट्स का मास्टर नहीं हो सकता एक साथ। तो भाई मेरी जो फैकल्टी होती है हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, उस फील्ड के अंदर उसने 8-8 साल लगाए हुए, 10-10 साल लगाए हुए हैं, तो भाई उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है हायर करने की। एक एक टैबलेट जिसके ऊपर बंदा पढ़ा रहा होता है ना, 18-18 हजार रुपए का टैबलेट होता है। पढ़ाने कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई आप एक सब्जेक्ट के लिए आओ या आप तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आओ, आप एक यूनिवर्सिटी के लिए आओ, तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए आओ। खुदारा फीस मेरी बेतहाशा कम है, मैं इससे कम मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ अगर आप 13 जून से पहले आकर रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जो फीस आप पे करनी पड़ेगी वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट में वहां पे दे रहा हूं, तो फीस आपकी होगी 6,500 रुपए सिर्फ। अच्छा, इसके अंदर भी मैं आपको दो बातें बता देता हूं कि देखो फीस पे करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आप 7,000 रुपीज की जो फीस है, आप मेरे इजी पैसा पे कर सकते हो, जैस कैश पे कर सकते हो, सादा पे कर सकते हो, नया पे कर सकते हो। और नंबर जो मेरा है इन चारों अकाउंट्स का वो क्या है, 030327850225। यानी कि आप किसी भी अकाउंट के ऊपर फीस पे करोगे, नंबर विल रिमेन सेम, आप किसी भी अकाउंट पे जाके फीस पे कर सकते हो। और फीस पे करना बहुत ही आसान है। आपके पास अगर अपना इजी पैसा, जैश के सदा पे का अकाउंट मौजूद है, वेरी गुड, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर आपके पास अपना इजी पैसा का अकाउंट मौजूद नहीं है, सदा पे का अकाउंट मौजूद नहीं है, तो आपने सिंपल करना क्या है, आपके इलाके के अंदर जो मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप होगी आप उसके पास जाओगे, उसको 7,000 रुपीज आप दोगे, उससे बोलोगे इस नंबर के ऊपर ट्रांसफर करने हैं। जब वो पैसे ट्रांसफर कर देगा तो आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है, मैं उसको आगे चल के भी बताऊंगा, सही है ना। तो आपने इजी पैसा, जैज कैश, सदा पे, नया पे इस नंबर के ऊपर करना है। अकाउंट नेम है मोहम्मद हाशिम जिया का। उसके ऊपर जब पेमेंट आप ट्रांसफर कर दोगे, तो पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद आपने लाजमी तौर पे पेमेंट ट्रांसफर करने का स्क्रीनशॉट लेना है। आपने प्रॉपर्ली जितने एसएमएस आएंगे उन सबका स्क्रीनशॉट लेना है, 3-4 एसएमएस जो भी आएंगे ना आपके पास ऑफिशियल नंबर से, जिस पे ये लिखा होगा किस अकाउंट से पेमेंट गई है, किसके अकाउंट पे गई है, कितनी पेमेंट गई है, और टीआरएक्स आईडी क्या है, ये कहलाता है ट्रांजैक्शन आईडी, जिसके जरिए हम मॉनिटर करते हैं कि वाकई ये पेमेंट हमारे पास आई है कि नहीं आई। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर पता कैसे चलेगा पेमेंट आई या नहीं आई? बट पता ऐसे चलेगा कि जब आप पेमेंट करोगे ना, तो पेमेंट करने के बाद आपके पास प्रॉपर्ली एक कोड आता है, जो इस बंदे के पास पेमेंट गई होती है उसके पास भी वो कोड आता है, तो हम दोनों को मैच करके चेक करते हैं कि वाकई पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, अगर आप चाहते हो बैंक पे पेमेंट करना तो बैंक पे भी आप पेमेंट कर सकते हो, मेरा बैंक अकाउंट सिंपल गिवन है, आप इस बैंक अकाउंट के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट नंबर ये गिवन है आपके पास, ये जो बैंक अकाउंट नंबर है आप डायरेक्टली इसके ऊपर भी पेमेंट कर सकते हो 7,000 रुपीज की। और पेमेंट करने के बाद अगेन इसका स्क्रीनशॉट लाजमी तौर पे आपने लेना है, तो आप मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर ही पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैंने आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, जब आप पेमेंट कर दोगे फिर प्रोसीजर क्या होगा? देखो पेमेंट करने के बाद प्रोसीजर ये होगा कि आपने ये जो नंबर मैंने दिया है ना, इसी नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। इसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करोगे विद योर नेम, विद योर ईमेल एड्रेस, और जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, यानी कि जितनी यूनिवर्सिटीज की आप तैयारी करो, फॉर एग्जांपल अगर आप नस, फास्ट, आईआईटी, आईबीएफ सारी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो ना, जितनी यूनिवर्सिटीज की आप टारगेट कर रहे हो, आप उन तमाम यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे मेंशन डाउन करोगे। क्लियर है बेटा? इसके अलावा
जब आप ये काम कर दोगे, अच्छा एक काम आपने लाजमी करना है, जैसे ही पेमेंट करोगे ना, कोशिश करो उसके फौरन बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। अच्छा नॉर्मली मैं क्लासेस के अंदर बिजी होता हूं, तो जैसे ही मैं क्लासेस से फ्री होऊंगा तो उसके बाद फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, और फिर वहां पे आपको गूगल फॉर्म वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल करोगे, फिल करने के बाद मेरी टीम उसको वेरीफाई करेगी, आपका डेटा मेंटेन करेगी। अच्छा जिस दिन मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करा, उसी दिन से आप लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सबसे खास बात है। अच्छा मैं आपको एक और बड़े मजे की चीज, आपको डिस्काउंट दे देता हूं कि भाई अगर आप लेट सपोज आज 11 जून है, अगर आप 11 जून को रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना, तो आप 11 जून से ही क्लासेस को ले सकते हो। ऑल्दो आपकी ओरिजिनल क्लासेस 15 जून से स्टार्ट होंगी, बट अगर आप 11 जून को रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो मैं आपकी 11 जून से लाइव क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा। और 11 जून से आप में से जो बच्चे भी पहले आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसी वीडियो डालता हूं मेरे पास बेतहाशा बच्चा आ जाता है कि मेरे अकाउंट्स ओवरफ्लो हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेतहाशा बच्चा आने को तैयार बैठा होता है। तो भाई जैसे मैं वीडियो डालता हूं बच्चा बहुत सारा आ जाता है, तो भाई मैं आपके लिए एक और डिस्काउंट ले आता हूं कि वो बच्चे जो अभी से मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो आपकी क्लासेस में अभी से स्टार्ट करवा दूंगा, यानी कि मैं जो टॉपिक किसी और बैच में पढ़ा रहा हूँ आप उस टॉपिक को भी अभी से ज्वाइन कर सकते हो। आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मैं आपको देने को तैयार बैठा हूँ। ऑल्दो आपकी क्लासेस 15 जून से स्टार्ट होंगी, और अगेन बेटा ईद के दिन भी क्लास होगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप मुझसे ये सोच के मत आइएगा ईद के दिन गैप मिलेगा, नहीं। बट आई एम सो सॉरी टू से यार, अगर जिंदगी में कामयाब हो रहा है ना बेटा, तो ईद शीत कुछ नहीं होती। जब तक आप कामयाबी नहीं हासिल कर लोगे ना, जब अपने बंगले में नहीं बैठोगे, जब अपनी लंबरगिनी नहीं चलाओगे ना, जब अपनी टेस्ला नहीं चलाओगे, जब तक अपनी आप लैंड क्रूजर नहीं चलाओगे, तब तक बेटा कोई कामयाबी आपके लिए कोई ईद शीत मायने नहीं रखती। तो भाई ईद के दिन भी मेरी क्लास होगी। मैंने ओपनली आपसे कहा है कि अगर मेरा कोई टीचर क्लास लेने के राजी नहीं होगा, ऑल्दो भाई मैंने क्लासेस शेड्यूल करी हुई है, आई एम जस्ट गिविंग मोटिवेशन, कि अगर मेरा कोई टीचर ईद के दिन क्लास लेने को तैयार नहीं होगा, तो मैं आपके सामने ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप मेरे बैच में आओगे तो मैं आपकी क्लास लूंगा। आई एम चैलेंजिंग यू दिस थिंग। तो भाई ईद के दिन भी मैं तो क्लास लेने को तैयार बैठा हूँ अपने बच्चों की। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने को तैयार बैठा हूँ अपने शागिर्द के लिए, अपने बच्चे के लिए, और मैं आपसे भी चाहता हूँ आप भी पूरी मेहनत करो। तो भाई फीस पे करने का तरीकेकार क्या है? फीस है 7,000 रुपीज। आप जैस कैश कर सकते हो, इजी पैसा कर सकते हो, सदा पे कर सकते हो, नया पे कर सकते हो। अकाउंट नंबर गिवन है, या फिर अगर आप चाहते हो बैंक पे पेमेंट करना, तो बैंक पे पेमेंट करना ज्यादा आसान होता है। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप ज्यादा बेहतर है कि आप या तो बैंक पे पेमेंट कर दो, कोई मसले की बात नहीं। आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट मौजूद है, एचबीएल, इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे, आप इनसे भी मेरे बैंक पे पेमेंट कर सकते हो। आप सिंपल वहां पे जाओगे, बैंक में जाके सेलेक्ट करोगे मिजान बैंक को, मिजान बैंक पे सेलेक्ट करने के बाद ये अकाउंट नंबर डालोगे, इस अकाउंट नंबर के ऊपर आप पेमेंट को ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लोगे, तमाम जो एसएमएस आएंगे उनका स्क्रीनशॉट लोगे, इसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करोगे विद योर नेम, विद योर ईमेल एड्रेस, विद योर यूनिवर्सिटी टारगेट, और साथ में मुझे बस मैसेज कर दोगे। उसके बाद मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, आधे घंटे में, एक घंटे में, आई विल बी एक्नॉलेजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। नॉर्मली मैं आधे एक घंटे में एक्नॉलेज कर देता हूं, बट हो सकता है कभी क्लास में बिजी हूं तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंस यू हैव शेयर द मैसेज विद मी, तो मैं फ्री होकर उसको आराम से एक्नॉलेज कर लूंगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा वेरिफिकेशन करवाने के बाद, देन वहां से फिर आपको हम पोर्टल्स का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी है हमारे पास, ये कंप्लीट एक हमारे न्यू बैच का प्रोसीजर है ज्वाइन करने का। तो लाजमी तौर के ऊपर ज्वाइन करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। भाई ये तमाम मेरे शागिर्दों का रिजल्ट अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे मैं लिख नहीं सका, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लाजमी तौर पे आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर और मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी के सेक्शन पे जाएं, इंस्टाग्राम के मेरे पेज के ऊपर जाएं। वहां पे आपको मजीद बेतहाशा बच्चों के रिजल्ट मिल जाएंगे, लम्स के अंदर के, आईबीए के, नस के, फास्ट के, एनईडी के, जीआईकेआई के, यूटी के। इनफैक्ट जीआईकेआई के अंदर मेरे बच्चे की 7वीं पोजीशन थी लास्ट ईयर। तो आपको हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एडमिशन मिल जाएगा, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे की पोजीशन मिल जाएगी आपको। कोई पाकिस्तान का इदारा हर यूनिवर्सिटी के अंदर इतना एक्टिव नहीं मिलेगा जितना मेरा इदारा, मेरी टीम, मेरी मेहनत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स द बेसिक थिंग। अगेन एक बात बस आपसे कहूंगा, देखो बेटा मेहनत लाजमी करनी है। जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना भाई, लेवल सबके निकलेंगे मगर उसके निकलेंगे जो खड़ा रहेगा। तो भाई जो बंदा मेहनत करेगा ना, सिर्फ वही कामयाबी हासिल कर सकेगा। देखो मैं छोटी छोटी बातें मोटिवेशन करने के लिए अक्सर करता हूँ बच्चों से, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। दैट्स अ बेसिक स्टाइल ऑफ माय टीचिंग, कि यार मैं बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। बस लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि गिरते हैं वो शायद सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये होता है कि भाई ऑल्दो तुम्हारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, मगर जब तक तुम लड़ना नहीं सीखोगे ना, जब तक तुम लड़के उठना नहीं सीखोगे, यू कैन नॉट बी अ वॉरियर, यू कैन नॉट बी अ फाते, you cannot be a Tipu Sultan, you cannot be a Muhammad bin Qasim, you cannot be a great warrior, you cannot be any Rajput warrior, you cannot be any Marathi warrior, you cannot be any particularly warrior in your life. आपका जो भी आइडियल है, मैंने सबके नाम ले लिया यार, ये नाराज मत हो जाना कि सर आपने इसका नाम ले लिया, इसका नहीं लिया, इसका ले लिया। भाई मैंने सबके लिए, मुझे पता है हर तरह का बच्चा मेरा बैठा हुआ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा देखो, विक्ट्री हैज मैनी फादर्स,
बट डिफीट इज ऑर्फन, विक्ट्री हैज मैनी फादर। शिकस्त यतीम होती है, कोई तुम्हारे बुरे वक्त पे नहीं आएगा, कोई तुम्हारे दुख दर्द के ऊपर नहीं आएगा, कोई तुम्हारे जलालत के दिन के ऊपर नहीं आएगा। सिर्फ ये तुम होगे जो अपने आप को संभालोगे, अपने आप को मेहनत करने के मजबूर करोगे। तो बेटा कोई दावतें शावतें उड़ाने का सोच रहे हो ना, चांपे शांपे बनाने का, कोई बकरा ईद के ऊपर बकरे टहलाने का, या कोई तुम गाय शाय उड़ाने का, ये सब बेकार बात नहीं है। मंडी शंडी सब बेकार चीज है। जिंदगी में इतने मौके आएंगे कि अल्लाह तुम इतना रिस्क देगा कि तुम खुद बेतहाशा मंडी चले जाओगे बेटा। ये आज के जो 25 दिन है, 30 दिन है, ये जिंदगी के बड़े कीमती दिन है बेटा, इस पे टाइम लगा लो। मैं तुमसे यहाँ पे खड़े होकर वादा कर रहा हूँ, तुम जिंदगी के अंदर बेतहाशा अच्छी गाय लेकर आ जाओगे, ऊंट लेकर आ जाओगे। आज एक ईद को छोड़ दो, एक ईद के ऊपर मंडी ना जाओ, एक ईद के ऊपर अपने जहन से ना निकलो, एक ईद के ऊपर थोड़ा तैयार ना हो, एक ईद के ऊपर बैठ के तरीके से पढ़ाई कर लो। ये इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, रेडिट को छोड़ दो बैठ के, और तरीके से बैठ के पढ़ाई कर लो। मैं गारंटी देता हूँ बेटा, तुम किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखो यूनिवर्सिटी के अंदर भी लाइफ आसान नहीं होती, यूनिवर्सिटी में भी लाइफ मुश्किल होती है, बट वंस यू आर इन द यूनिवर्सिटी देन यू हैव मेनी ऑप्शंस टू डू, टू एक्सप्लोर योर लाइफ। बट व्हेन यू आर नॉट इन द यूनिवर्सिटी ना, तो भाई जिंदगी बड़ी टफ होती है उस वक्त, अपने आप को संभालना, और फिर बड़ा कम चांसेस होते हैं जिंदगी में उस राह के ऊपर जाके सक्सेसफुल हो। ऑल्दो मैं बेतहाशा मैं दोस्तों को जानता हूं जो अमेरिका में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। ऑल्दो एक ऐसा, मैं आपको बंदे की कहानी सुनाता हूँ। उसकी इंटर में 4 सप्लियां थी, उसको मैंने, मेरा ऑल्दो बैचमेट था वो स्कूल का, उसकी इंटर में 4 सप्लियां थी। आज वो बंदा लेदर का कारोबार कर रहा है अमेरिका में बैठ के। मेरा बैचमेट था, वन ऑफ माय ग्रेट फ्रेंड। मैं नाम नहीं बताऊंगा नाम क्या है उसका, अब वरना लोग इंस्टाग्राम की आइडिया तक निकाल लेते हैं बैठ के। तो पॉइंट इज दैट कि आज वो लेदर का सबसे बड़ा कारोबार कर रहा है उसके अंदर, अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के स्टेट के अंदर रहता है। वन ऑफ माय वेरी ग्रेट फ्रेंड, अक्सर मुझे इन्वाइट करता है, कहता है हाशिम भाई आए हैं जरा। तो मैंने उसको, मुझे आज भी याद है कि उसकी इंटर के अंदर 4 सप्लियां थी और मुझसे आके पढ़ता था। ऑब्वियसली आंखों में आंसू होते थे कि यार, मतलब जाहिर सी बात है, उसका एक दोस्त जो मैं था, जो मैं किसी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसकी 4 सप्लियां थी, घर वाले ताने देते थे, जलील करते थे। मगर देखो कामयाबी और रिस्क ऊपर वाले के हाथ में। मैं अगेन आपसे बात कहता हूं, देखो ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचोगे तो कामयाबी, जिंदगी में रिस्क नहीं मिलेगा, रिस्क ऊपर वाले के हाथ में है। मगर मेहनत तुम्हारे हाथ में है, उस रिस्क तक पहुंचने की मेहनत तुम्हारे हाथ में। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई ऊपर वाला दे देगा। अरे ऊपर वाला तो दे देगा भाई, ऊपर वाले ने जितना तुम्हारा रिस्क लिखा है वो तो मिल के रहेगा। मगर तुम उस रिस्क को पाने के लिए जो मेहनत कर सकते हो, जो पाने के लिए तुम आसानियां कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ के अंदर है। इस चीज को समझिएगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस लास्ट में अगेन यही बात करूंगा कि बेटा देखो, जो शिकस्त होती है वो यतीम होती है, मगर जो जीत होती है उसके कई बाप निकल कर आ जाते हैं। मेहनत करो, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी स्ट्रगल पूरी मारो। न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है 15 जून को, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जसानिंग ऑफ।